नमस्ते बहनों और भाइयों। क्या आप मेरे हेलीकॉप्टर में बैठेंगे? हेलीकॉप्टर में भी एक हॉर्न होता है? कहाँ से लाते हो भैया ऐसे सवाल? नेता जो हेलीकॉप्टर में बैठता है सबसे ज्यादा क्या करता है? सोता है, फोन चलाता है, अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज देखता है या अपने साथी नेता की चुगली करता है? सबसे ज़्यादा सोता है, दूसरे नंबर पे चुगली करता है। हेलीकॉप्टर में किसी को टॉयलेट आ जाए तो क्या करे? रोके। बहुत बड़े बड़े बाहुबली नेताओं के साथ भी ऐसा होता है कि उतरे खेत में कर दिए। किया है। सबसे अजीब डिमांड क्या हुई हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद किसी की? 5 आदमी है, छठे को क्या कहते हैं, आप गोद में बैठा दो या वो खड़ा होके जाएगा हमारे साथ, हमारा खास आदमी है, जाएगा ही। और एक तमीज का हेलीकॉप्टर कितने का आता होगा? 20-25 करोड़। पूरे देश में जो हेलीकॉप्टर की संख्या है सिर्फ 180 है। अमेरिका में कितना है पता है? 30,000। इंडिया में तो सारे सेकेंड हैंड है सर। तो जनरली सभी 10 साल पुराने रिजेक्टेड जहाज को इंडिया में ले आके फ्लाई करते हैं। हेलीकॉप्टर में अगर चिड़िया लड़ जाए? चिड़िया का कम, हेलीकॉप्टर का ज़्यादा लॉस होगा। एक चिड़िया आपको भगवान के पास पहुंचा सकती है। मतलब हमने तो नाना पाटेकर सुना था, एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। अगर देहरादून से केदारनाथ जाना है तो सिंगल इंजन में क्या रेट लगेगा, डबल इंजन में क्या लगेगा? सिंगल इंजन में सर तो 1.5 लाख रुपए पर पर्सन का रेट लगता है। डबल इंजन में ऑलमोस्ट। तो मान लो दिल्ली से मुझे केदारनाथ दर्शन करना है, इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अपना हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा किसी खेत में, हाँ, और खेत वाला आके फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का जहाज उधर उतरा था, फोटो खिंचाई लोगों ने वहाँ जाके। ब्रिजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर सेफ है? आप इतने बड़े नेता को रॉबिन्सन में उड़ाओगे क्या? दुनिया का सबसे सस्ता जहाज होगा। यानी उनकी हर यात्रा खतरनाक है। 100%। चंद्रशेखर आजाद की फ्लाइट कैंसिल कर दी थी। तो आपकी कंपनी में किसने ऊपर से फोन कर दिया कि सालों का टाइम खराब कर दो? किसी बीजेपी के नेता ने, कांग्रेस के, तो कर लो खराब। ओह भाई, मैं बहुत मस्त सिचुएशन के साथ आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। अंडमान में हेलीकॉप्टर जा रहा था, फरवरी की सुबह 5 पैसेंजर 2 क्रू थे और नीचे समंदर था, हेलीकॉप्टर समंदर पर उतार दिया गया। ये सच्चा किस्सा है। हाँ, और उसके बाद उन्हें तैर करके निकलना पड़ा क्योंकि सबसे डरावनी स्टोरी आपके हेलीकॉप्टर साथ क्या हुई आज तक? एक पायलट हैं, एक इंजन उनका काम करना बंद कर दिया था। नॉर्थ ईस्ट का किस्सा है, असम का, गुवाहाटी का। कोई ऐसे नेताजी जो हेलीकॉप्टर में चढ़ने पहले डरे हो? पवन सिंह जी को बहुत डर लगता है। पावर स्टार पवन सिंह। हाँ, जी पावर एहला से शुरू होके एहला खत्म हो। पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। हेलीकॉप्टर का पेट्रोल पंप कहाँ होता है? अगर शादी में दूल्हे को हेलीकॉप्टर से उतारना हो या शादी में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना, दोनों का रेट सेम है या अलग अलग है? सेम है। और कितना देर हेलीकॉप्टर में फूल बरसाते हैं? हेलीकॉप्टर में पेट्रोल डलता है डीजल? दोनों नहीं डलता, ना पेट्रोल डलता है ना डीजल। तो उसमें भी गडकरी जी E20 मिलाते हैं। हेलीकॉप्टर का तेल कितने रुपए लीटर? बैरल्स के हिसाब से 100-125 रुपये। वो अरे इससे तो गाड़ी पी जाती भाई। हेलीकॉप्टर में चालान कटता है आसमान में? आप जहाज उड़ा रहे हो, कॉकपिट आपने खोला, आपने किसी सम्मानित आदमी को खुश करने के लिए बोला कि आइए कॉकपिट में बैठिए सर, यहाँ से मजा लीजिए। क्राइम है। हाँ, हमको ही बैठाया एक आदमी ने। कभी आपके किसी पायलट ने फोन किया कि सर जिन गेस्ट को आपने बैठाया था पीछे बैठ के पराठा और अचार खा रहे हैं? पान खा के थूकते हैं सर। अब आप बिहार में ऑपरेशन करोगे मालिक तो क्या होगा? अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स लेके चढ़ जाते हो। मैं जय रघुवीर नाम रखा हूँ और आप अंदर मदिरा सेवन कर रहे हो। हेलीकॉप्टर भी ओलेक्स से बेचते हैं? हाँ हाँ। मतलब नेता लोग जो रैली के लिए बुक करते हैं, क्या रेट लगाते हो उन लोग का आप लोग? सर मैं एविएशन इंडस्ट्री के हिसाब से बोलूँ या अपने हिसाब से बोलूँ? बहुत पैसा चार्ज किया जाता है। सुपर दिवाली धमाका ऑफर। अच्छा, हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद उतरते वक्त ज्यादा सेल्फी कौन मांगता, पायलट नेता से या नेताजी पायलट से? बाबा बागेश्वर जी जब हमारे हेलीकॉप्टर पे आए तो मेरे पायलटों में मार हो गई कि मैं ही जाऊंगा। हाय हाय, 5 पर्ची वहीं खुलेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनकी हत्या करवाई गई या लगता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी? डबल इंजन हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया? वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट एयरक्राफ्ट्स, और वो जेट है। उसमें एयरक्राफ्ट में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं पाया गया है। अब चाहे अहमदाबाद में लोग मारे जाएं या महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम मारा जाए, हर बार एयरलाइंस कंपनियां जो होती हैं वो आरोप पायलट पे लगाती हैं कि जब नीचे सब कुछ जांच पड़ताल होकर गए तो पहले 60 सेकंड में हादसा कैसे होता है? और मैं ये बहुत बेबाकी से ये बात ये बोल रहा हूँ, मुझे पता है इसके रिपरकशंस होंगे मैं जो बोल रहा हूँ। कि पायलट ने करवाया था, खुद कर दिया था? हाँ। टोना टोटका अपनाते हैं पायलट लोग भी। एक एविएशन फाउंडर को किस चीज का डर लगता है? क्रैश का। हेलीकॉप्टर का कोई शोरूम होता है जहाँ टेस्ट ड्राइव मिलती है? हेलीकॉप्टर में भी नंबर प्लेट होती है और क्या उसमें VIP नंबर मिलता है? 100%। प्रफुल्ल पटेल जी जब थे तो एयर इंडिया के सारे जहाज़ों को VT उनका P से चालू होता था। आसमान में टोल टैक्स लगता है हेलीकॉप्टर में? सबसे डरावनी बात जो पायलट जानते हैं लेकिन पैसेंजर को नहीं बताते। इंडिगो की फ्लाइट थी। बॉलीवुड का हेलीकॉप्टर का सबसे वाहियात सीन कौन सा है? मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, अक्षय कुमार जी का। वो जो उल्टा लटक के आदमी को उठा लिया था।
डीजीसीए के नियमों के खिलाफ भी है वो। क्या जो आम आदमी भारत का है वो भी एयर टैक्सी में बैठने का सपना देख सकता है? कैब भी ऐसे तो 2-2.5 हज़ार लेती है, लेकिन लोग इस पे इसलिए बैठेगा ताकि वो फोटो खींच के बता सके कि हम भी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। क्या आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर का पेट्रोल पंप कहां होता है? नहीं जानते हो क्या? हमको भी नहीं पता है। क्या आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर की पार्किंग कहां पर होती है? और मान लो अगर एक हेलीकॉप्टर खरीदना हो तो कितना रुपए ईएमआई देना पड़ेगा? ये वो सवाल है जो हर आम आदमी के मन में तो है, लेकिन पता नहीं पूछें किससे। हमको लगा हम पूछ लेते हैं उस आदमी से जिसके पास इन सारे सवालों का जवाब है। और यही नहीं, और ऐसे जितने खुराफाती आपके दिमाग में जवाब है, क्योंकि मोदी जी तो कह दिए थे कि चप्पल पहनने वाला आदमी हेलीकॉप्टर में चलेगा। अब आम आदमी को जब ख्वाब दिए तो ख्वाबों में सवाल जो है वो बढ़ते चले गए, और अनगिनत सवाल आज हम लेके बैठे हैं ऐसे ही, जो वास्तविकता के नजदीक भी हैं और कुछ हाइपोथेटिकल भी हैं। और जवाब इनके उस आदमी के पास है जो यूपी के प्रतापगढ़ से निकला, एक ऐसा लड़का जिसके शहर में बिजली का भरोसा नहीं था, जो खुद 12वीं पास था, लेकिन मोदी जी की बात मान लिया। कहा कि भैया आप कहे थे हवाई जहाज में आम आदमी चलेगा, अब आम आदमी हवाई जहाज खरीदेगा, हेलीकॉप्टर खरीदेगा। 450 करोड़ की एयरलाइन उसके पास है, और उसकी फ्लाइट में खुद मोदी जी की पार्टी के और उनके विरोधी सारे नेता उसे मुड़ते रहते हैं। आज ये बताएंगे कि नेता लोग हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो क्या बात करते हैं, कितना बात करते हैं, और कितना सेफ होते हैं। पेमेंट को लेके कौन सा नेता है जो फंसाता है, कौन सा है जो प्यार से पेमेंट दे जाता है। शादी में अगर आपको अपने हेलीकॉप्टर चढ़वाना हो, अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लाना हो, तो कै रुपया रेट लगता है, खरीद सकते हैं हम और आप? ये सारा कहानी आज पता करेंगे जे एयरलाइन के फाउंडर अभिनव त्रिपाठी से। बहुत नमस्कार शुभांकर भैया, आपको राम राम बोलता हूँ मैं, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आपके शो पे बुलाया। भाई हमने आपको बुलाया क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारा खुराफाती सवाल आ रहा था। बहुत समय से हम सोच रहे थे, मोदी जी कहे थे कि आम आदमी हवाई चप्पल पहन के हेलीकॉप्टर में उड़ेगा या फ्लाइट में जाएगा, तो हम जैसे लोग जो गरीब आदमी जनता है उसके मन में ख्याल बहुत आते हैं और सपने बड़े देखते हैं। कुछ आप जैसे सपनों पूरा कर लेते हैं। तो हमको पहले ही बताओ, 12वीं पास लड़का हेलीकॉप्टर कंपनी मालिक कैसे बन गया? भैया क्या है कि इतना मतलब टोक दे रहे, इतना तेज ग्रोथ या तो धड़कन पिक्चर में सुनील शेट्टी का हुआ था या आपका हुआ है? भैया हम लोग क्या ना टिप ऑफ आइसबर्ग देखते हैं, चट्टान की जो ऊपरी नोक होती है हम उसको देखते हैं। वो चट्टान कहाँ कहाँ से गुजरा है, उसमें कितने पत्थर लगे हैं, कितना ऋतुएं उसने झेली है, कितना आंधी तूफान उसने झेला है, ये तो सिर्फ उसको पता होता है। मेरी भी स्ट्रगल पिछले 10-12 साल की है। हम लोग मैं 12वीं पास करके मेरी मेडिकल की तैयारी के बाद मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट भी हुआ, और मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ी पैसों की कमी की वजह से। मुझे लगा कि ये सब रेस एट द एंड ऑफ द डे पैसे पे ही जानी है। डॉक्टर को इलाज करना है तो उसको पैसा चाहिए, और बड़ा इलाज करना है और बड़े अस्पताल में करवाना है तो और पैसा चाहिए। हमें उस वक्त जो सबसे आसान रास्ता दिखा वो पढ़ाने का दिखा। तो भैया पहले तो पढ़ाने के साथ साथ कुछ स्टार्टअप्स किए, फेल हुआ। मैं 3 से 4 स्टार्टअप में फेल भी हुआ। और फिर 2023 की एक घटना है जब मेरे फादर डेथ बेड पे थे, उनको लिवर सिरोसिस हो गया था और वो प्रतापगढ़ में थे, और मुझे उनको वहाँ से दिल्ली लेकर आना था। तो ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ और आपके माध्यम से जो भी लोग हमें सुनेंगे उनसे भी पूछता हूँ कि गूगल मत करिएगा। अभी अर्जेंट में आपको एक एयर एम्बुलेंस चाहिए तो आप क्या करोगे? आप गूगल ही करोगे। सही बात है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके फ़ोन में उन ब्रोकर्स का नंबर हो। तो हमने भी यही किया, और आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे देश में जो हेलीकॉप्टर की संख्या है सिर्फ 180 है। ये बस dgca.government.in की वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पे मेरी जो कंपनी का नाम है वो है लेक वर्क ऑफिस क्लब प्राइवेट लिमिटेड। ब्रांड नेम हमने JR एयरलाइंस रखा है। JR का भी फुल फॉर्म है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो हमने भी भैया सर्च किया, और सर्च करके ये पता चला कि सेम जहाज़ बेचने वाले, तो हेलीकॉप्टर की संख्या 180 हो गई और 400-450 जेट हैं, जिसमें अंबानी जी के भी जेट हैं, अडानी जी के भी जेट हैं। मतलब टोटल हिंदुस्तान में 700-800 जहाज़ हैं जो ये कैटेगरी के हैं। तो जब हमने एयर एम्बुलेंस सर्च किया तो मुझे पता चला कि मुझे सेम कंपनी का एयर एम्बुलेंस कम से कम 10 से 12 ब्रोकर्स चिपका रहे थे अलग अलग रेट के साथ। तो मुझे ये डर लगा कि पापा का इलाज कराने पे पैसा खर्च करूं
या उनको जहाज़ से लाने पे खर्च करूं, और क्या पता ये ऑनलाइन ब्रोकर्स पैसा लेके भाग जाएं। तो ये वो पहला समय था जब मेरे दिमाग में जिज्ञासा आई। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर 14 जनवरी 2023 को एक्सपायर हो गए और हम उनको नहीं बचा पाए। तो ये खेद भी था, ये मलाल भी था, लेकिन जैसा कि आपने पूछा मेरे से कि अचानक से कैसे हुआ, तो अचानक से नहीं हुआ भैया, बहुत लोगों को खोया इस जर्नी में। और अब जब यहाँ बैठता हूँ तो जर्नी बहुत सुहावनी भी लगती है और ऐसा लगता है कि पिताजी की ही कृपा है शायद, राम जी की कृपा है शायद, जो सक्सेस मिल गई। लेकिन हमने उस टाइम पे एक छोटा सा ट्रिक किया। जब ये सब कांड हो गया, 5-6 महीने हम लोग सब दुख में रहे, तो एक और मेरा दोस्त है जो ये एक आदमी का हेलीकॉप्टर लेके दूसरे को देता था, तो हमने भी ब्रोकरेज से ही शुरुआत की। हमने किसी का जहाज़ लेके किसी को दिया, इस मौके को बुनाया। जैसे ट्रेड में आप सेंसेक्स निफ्टी में नहीं आप मौके को बुनाते हैं कि कट शॉर्ट कर देते हैं, स्टेक्स खरीद लेते हैं, फिर उसको अपसेल करते हैं। तो हमने भी किसी का हेलीकॉप्टर लिया और फिर उसको रेंट पे लगाना चालू किया। तो शुरुआत ऐसी हुई भैया। चलो ठीक है, हम सीरियस क्वेश्चन आपकी जर्नी भी समझते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में क्यूरियोसिटी वाले सवाल ही पूछेंगे। लेकिन उससे पहले क्यूरियोसिटी हमारे मन में ये है, हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद हेलीकॉप्टर में बैठे थे, उससे पहले बैठे थे? पहले बैठे थे, खरीदने के बाद तो नहीं बैठे पहले बैठे थे। पहली बार हेलीकॉप्टर में कब बैठे थे आप? 2023 में ही, यही जब घटना हुई थी पिताजी वाली? जब पिताजी की घटना हुई थी जनवरी में, और मेरा ख्याल है कि मैं नवंबर में या दिसंबर में, नवंबर के आसपास बैठा था, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में एमपी के इलेक्शन होते हैं। 2023 में थे। तो जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था किसी नेताजी को फ्लाई करने, तो हम रास्ते का फ़ायदा उठाए, हम उसमें बैठ के गए और एक्सपीरियंस किया कि जहाज़ कैसा होता है। तो ऊपर से दुनिया बड़ी छोटी और आसान लगती है। कितना हेलीकॉप्टर आपके पास है आज? आज हम 12 जहाज़ मैनेज करते हैं, जिसमें से 3 हम ओन करते हैं, 3 खरीद चुके हैं जो आने वाले 3 से 4 महीनों में डिलीवर हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज़ होगा मेरे पास एक ऐड हो चुका होगा। इस देश में कौन कौन नेता है जो आपके जहाज में बैठा है भैया? या कौन कौन इस देश का कौन कौन नेता या बड़ा आदमी है जो आपके जहाज में बैठा है? अगर आप रेलिवेंट में बात करोगे तो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे लोग बैठे हुए हैं। फिर भी नाम? अमित शाह जी मेरे जहाज़ में बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ 2024 इलेक्शन के दौरान हमें उनको सर्व करने का मौका मिला, वो बैठे हैं। दिल्ली की सीएम बैठी हुई है। 7-8 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जिसमें एमपी के मुख्यमंत्री शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री थे, अभी डिप्टी सीएम हैं, वो बैठे हुए हैं। फडणवीस साहब बैठे हुए हैं। तो आप एक झटके में पूछते हो तो सम्राट चौधरी जब डिप्टी सीएम थे, इलेक्शन से 2 महीने पहले तो हमारा ही जहाज़ वहाँ पे लगा हुआ था। इनफैक्ट वो एक जगह पे गए थे, तो हमारा जब वो वापस आने लगे तो हमारे इंजन में एक जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रिक देता है उसको इंजन को, तो वो जनरेटर, ऑटो जनरेटर ख़राब हो गया। तो भाई साहब को मतलब हमने खेद व्यक्त किया कि ऐसा हो गया, क्योंकि लेकिन मशीन है, देखिए कमियां तो होती रहती हैं। तो हमने 2-3 महीने का ऑपरेशन किया, फिर इलेक्शन आया, फिर वो अभी मुख्यमंत्री हो गए, तो हमने ऐसा किया। और हीरो हीरोइन में कौन बैठा है? हीरो हीरोइन में हम लोग बहुत शुरू में उतना नहीं डील करते थे भैया, लेकिन बाद में संजय दत्त साहब हमारे जहाज को उन्होंने इस्तेमाल किया, और भी गोविंदा जी ने इस्तेमाल किया। गोविंदा जी तो लेटली मेरी शादी में भी आए, फिर वहाँ से मेरी दोस्ती हुई उनसे। तो हेलीकॉप्टर का पेट्रोल पंप कहाँ होता है? हेलीकॉप्टर का कोई पेट्रोल पंप नहीं होता है। हेलीकॉप्टर के कुछ बड़े नाम हैं, जैसे ऑयल के, जैसे IOCL है, HPCL है, इन सब की गाड़ियाँ लगती हैं। अगर आप एयरपोर्ट पे हैं तो एयरपोर्ट पे इनके आप उसको पेट्रोल पंप कह सकते हैं कि वहाँ पे होते हैं। लेकिन अदरवाइज जैसे हेलीकॉप्टर किसी गांव दूर दराज के इलाके में उतर रहा है तो गाड़ी में, बैरल्स में। तो ये वैसा नहीं होता है, ऐसा हम लोग गाड़ी ले आते हैं, पेट्रोल पंप पे लगाते हैं, भैया थोड़ा खिसकाओ? नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, हेलीकॉप्टर में नेता लोग बैठे क्या करते हैं? आप तो कई नेताओं को आप लगातार ले आते हैं, नेता लोग की लाइफ बड़ी छिपी रहती है, हीरो हीरोइन सब दिखा लेते हैं, नेता लोग छिपाते रहते हैं। शुभंकर भैया, नो डाउट आप इस देश के बहुत बड़े जाने माने पॉडकास्टर हैं, और पहले 5 सवालों में आपने ये प्रूफ कर दिया है। लेकिन मैं भी निर्भीक आदमी हूँ, गांव से आता हूँ, तो मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। नेताजी लोग सब कुछ डिस्कस करते हैं, हर कुछ। जैसे क्या क्या? क्यूरियोसिटी वाइज, नाम नहीं चाहिए हमको, कहानी सुनाओ हमको। जैसे एक नेताजी ने दूसरे नेताजी को, अपनी ही पार्टी के एक नेताजी को कहा, हाँ, कि यार उसको मैंने 3 साल पहले गलत, जब मैं उसका हेड था, वो रहे होंगे किसी प्रदेश के अध्यक्ष, और वो उनके अंडर में प्रचारक रहे होंगे एक ज़िले के, मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया, ये मेरे से गलती हो गई।
और फिर जिससे उन्होंने ये बात पूरे भरोसे के साथ कही, उसने फ़ोन ऑन करके रखा हुआ था और आज वो संगठन में उनसे बड़े हैं। तो एक उनका डिमोशन हुआ, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है उनके लोगों के टिकट्स कटे। और एक्चुअली क्या होता है, जब चार्टर में आप पीछे बैठते हो तो आपको लगता है कुछ नहीं सुनता, लेकिन कई बार माइक ऑन रह जाता है और पायलट सब सुनता है। अच्छा, उसमें शोर इतना होता है, उससे पायलट को आवाज़ क्लियर आती है? डिपेंड करता है भैया, जैसे सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स में बिल्कुल नहीं आती है ना, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स में ये सुविधा उतनी नहीं होती है। लेकिन जैसे ट्विन इंजन, हम लोग ऑगस्टा 109 ऑपरेट करते हैं। ट्विन इंजन भारत में सिर्फ 44 हैं, जिसमें से 2 आपके भाई के पास है। और उसमें से भी नाइट फ्लाइंग की कैपेसिटी वाले प्राइवेट के मतलब कमर्शियल में जो ओनर्स हैं उनके पास 10-12 ही होंगे, तो वो भी अपने पास दोनों हैं जो नाइट फ्लाइंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे एयरक्राफ्ट में बहुत सुविधा होती है और पीछे अमूमन जो बातें होती हैं हमको सब सुनाई देती है। आगे पायलट को अब पर्सनल लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, नहीं तो वो सब बात करते हो, वो भी तो इंसान ही है, गलत भी नहीं है अगर वो ऐसी बात करते हैं। आप सबसे इंटरेस्टिंग क्या सुना? सबसे इंटरेस्टिंग तो यही सुना कि एक नेताजी ने बताया कि वो जब लंदन गए तो उनके साथ क्या हुआ, जब वो पहली बार लंदन गए तो उनके साथ क्या हुआ। और उन्होंने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया उधर कि जब मैं पहली बार लंदन गया तो यार मैंने उन्होंने देखा होगा किसी को एकदम सूट बूट में आते हुए, और उन्होंने उसको वेट्रेस समझ के सवाल पूछ लिया, क्योंकि लंदन में लोग सूट बूट टाई, तो वो एक ऐसा थोड़ा सा था जो एक आया। मैं थोड़ा सा मेरे शब्द रोक इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये इंटरव्यू निकलेगा तो नेताजी को पता चल जाएगा मेरी बात चल रही। तो नाम थोड़ी ले नेताजी का। नहीं तो ऐसा हुआ भैया, ऐसा बहुत सारे पर्सनल, आप जो भी पर्सनल सोच सकते हो आप। अच्छा, आपका शादी अभी कुछ महीने पहले हुआ है? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को हुआ है। अब आमतौर पर यूपी बिहार में जो लड़के होते हैं, जब उनका ब्याह होता है तो बायोडेटा मांगाता है, आप कितने बड़े तुर्रम खाओ। तो जब आपके बायोडेटा में गया कि 450 करोड़ की कंपनी का मालिक लौंडा बन गया है, इसके बाद भैया रिवर्स हुआ। तो जिससे मुझे प्यार हुआ वो जर्मनी में रहती, तब तो दहेज नहीं पाओगे? नहीं मेरे जीवन का सबसे बड़ा दहेज मेरी बीवी है। तो वो जर्मनी रहती थी, डुसल्डॉर्फ में एक जगह थी, हेंकल करके एक कंपनी थी, उसमें वो पोर्टफोलियो मैनेजर थी। वो लिटरली स्टार्टअप्स को फंड देती थी। हेंकल 140 साल पुरानी कंपनी है जर्मनी की। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और हम लोग दुबई में मिले कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, और मुझे उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद 1-2 महीने सिलसिला चला और उन्होंने अपने घर पे बता दिया कि नहीं, आई एम वेरी मच श्योर दिस गाय इज़ वेरी क्लियर इन विजन, इसको पता है इसको जीवन में क्या चाहिए, और मुझे एक ऐसा ही जीवन साथी चाहिए था जिसे पता हो कि उसे क्या करना है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया मेरे लिए। जो लड़की 15 साल जर्मनी मतलब यूरोप में रही हो, फ्रांस में उसकी पढ़ाई हुई, और वो छोड़ के पूरा यूरोप वो हमारे साथ रहने आई, मतलब शादी के बाद ये डेफिनेटली। तो उनके फादर को जब ये बात पता चली और उनके कुछ रिश्तेदारों को स्पेशली, तो उन्होंने हमारे ससुर जी को कहा कि ये कैसे हो सकता है, 30 साल नहीं होगी, पहले तो आप एज पता करो। मेरे थोड़ा पेट वेट भी है, तो पहला तो ये गया। दूसरा उनको गया नहीं पक्का कैश का पैसा कहीं से आता होगा, कुछ और बात होगी। तो ये सब सवाल उठे भैया, ये बहुत लाजमी भी हैं कि एक बाप अपनी बेटी मुझे दे रहा है। तो मैं गया, मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने अपनी जर्नी उनको बताई, मैंने मेरी जो वाइफ है उनका नाम सुना लिया। तो मैंने कहा कि नहीं आपकी, मैं एक बार बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। तो मैंने उनको बताया ईमानदारी से। तो सवाल तो उठा भी है ऐसा। चलो, आपका तो शादी हो गया। हाँ। अब मान लो कोई आपका वीडियो देख रहा हो। हाँ। यूपी बिहार में लोगों के सपने बड़े होते हैं, अपनी बेटी की शादी में, अपनी शादी में। तो किसी आदमी को अपनी शादी में दुल्हा को हेलीकॉप्टर से उतारना हो, क्या रेट चलता है मार्केट का? बहुत आसान से भाषा में बहुत बड़ा सवाल का जवाब देता हूँ भैया। पहली चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके आसपास कोई कितना बड़ा शहर है कि नहीं। जैसे आप मान लो कि आप रायबरेली रहते हो और लखनऊ आपके पास है, तो कुछ अगर जहाज़ लखनऊ में खड़ा है तो आपको 4-5 लाख रुपए में मिल जाएगा सिंगल इंजन, क्योंकि शादियों में वही पुष्प वर्षा और इस सब के लिए वही इस्तेमाल होता है। आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि एक बड़े शहर से आपका शहर कितने घंटे की दूरी पे है, उसका आने का और उसका जाने का। तकरीबन पर घंटे 1-1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का एक अच्छा हेलीकॉप्टर, सेफ हेलीकॉप्टर आपको मिल जाएगा। उसको आप घंटों की दूरी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, रोड डिस्टेंस से नहीं, डेफिनेटली आपको एयर डिस्टेंस लगानी पड़ेगी। कितना किलोमीटर घंटा लगता है, सब रुपया रेट क्या है? 100 घंटे के आप आसपास मानिए कि 100 किलोमीटर 1 घंटे में हम लोग। तो 100 किलोमीटर का अंदाजन क्या रुपया लगता होगा हेलीकॉप्टर से? 1-1.25 लाख रुपया। 1-1.25 लाख रुपया। उसके अलावा अगर आपसे कोई मांग रहा है तो फिर वो आप समझिए कि उसमें कई सारे लेयर्स जुड़ गए हैं, आप एक्चुअल ओनर तक नहीं पहुंच पाए।
मैंने ऐसे भी देखे हैं कि दिल्ली से मेरठ गया था जहाज, 20 लाख रुपए चार्ज किया लोगों ने मेरे ही जहाज का। और वो आदमी, अच्छा ब्रोकर हमारी इंडस्ट्री में इतना सुपर स्ट्रांग है सर कि वो क्या करते हैं कि वो ऐसा जहाज बेचेंगे आप मान ही नहीं पाओगे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि dgca.government.in पे आपको सबका लेखा जोखा मिल जाएगा। मैं भी जो बोल रहा हूँ सब मेरी NSOP की नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर परमिट जो होती है उसके सामने लिखा होगा कि कितने जहाज इनके पास हैं भाई साहब और ये कितना बोल के गए हैं। तो मैं आपसे भी झूठ नहीं बोल सकता, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अभी उसमें क्या होता है, VT नंबर होता है, जैसे गाड़ी का आपका कुछ नंबर होगा, जैसे मेरी गाड़ी का नंबर 1000, तो रजिस्ट्रेशन से आप जाते हो व्हीकल के प्लेटफॉर्म पे, ई व्हीकल के प्लेटफॉर्म पे आपको पता चल जाता है इसका ऑनर क्या है। ऐसे ही VT नंबर से आपको पता चल जाता है ऑनर को। एक बंदा मेरा ही जहाज किसी ब्रोकर से लेके मुझे ही बेचने आया कि भैया हमने एक जहाज अभी रेंट पे लिया है और अगर आप बोलो तो 3.5 लाख रुपए प्रति घंटे पे, क्योंकि मेरा ट्विन इंजन है, हम आपको दे देंगे। मैं कहा कौन सा ट्विन इंजन है भाई? बोलता भैया ऑगस्टा 109। मैंने कहा अच्छा कौन सा वाला VT नंबर बताओ? कहता है JPA। मैं कहा हाँ ये तो मेरा जहाज है सर, आप मेरे को ही बेच रहे हो। तो मैंने उसको बोला, मैंने उसको ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया, 5 मिनट बैठ में आता हूँ। मैं मेरी टीम में गया, मैं कहा किसको दिया था? तो भैया ऐसा भी होता है कि आपका ही जहाज लोग यहाँ आपको बेचते मिलेंगे। दिल्ली से मेरठ की डिस्टेंस हार्डली 1 घंटे की भी नहीं है फ्लाइट, तो अब तो गडकरी जी कह रहे हैं 45-50 मिनट का रास्ता है। थोड़ा माइलेज कम कर दीजिए वो अलग विषय है। लेकिन अब आप देखिए कि चार्टर से मतलब हेलीकॉप्टर से कितना, मतलब जो 2-4-5 लाख रुपए का रेट होता, 5 लाख रुपए तो बहुत बड़ा रेट हो गया। 4-4.5 लाख रुपए बहुत बड़ी, मैं शादी में फूल गिरा के आराम लौटा से था। फूल गिरा के लौटाएंगे। अच्छा, कौन सा हेलीकॉप्टर सेफ होता है? जैसे हम लोग केदारनाथ जाते हैं तो केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर आता है, कई बार बताता है कि टपक गया, तो हेलीकॉप्टर में टपकने का मतलब होता है कि आदमी भी टपक गया। बहुत खतरनाक कहानी होती है, हमको हेलीकॉप्टर थोड़ा डर लगता है। तो अगर हमको अपने माता पिता को केदारनाथ दर्शन करवाना हो तो किस हेलीकॉप्टर में बैठाए जिससे हमको ये भरोसा हो कि हम भी लौटाएंगे वो भी लौटाएंगे? जिसकी मेंटेनेंस हिस्ट्री अच्छी हो। कैसे पता करेंगे और कौन सा हेलीकॉप्टर होता है ये? मैंने जैसा आपको कहा कि VT नंबर से एयरक्राफ्ट की सारी जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल होती है। दूसरा, जब आप VT नंबर तक पहुंच जाओगे ना, तो आप ऑनर और प्लेटफॉर्म जिस भी ऑनर का है वो उस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी पास्ट हिस्ट्री, पास्ट रिकॉर्ड, एक्सीडेंट इंसिडेंट रिकॉर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं हमारी एविएशन की लैंग्वेज में, उससे आप बहुत ईजिली पता लगा सकते हो कि इनका क्या पास्ट रिकॉर्ड रहा है। भैया शुभंकर भाई, आप तो बहुत रिसर्च करते हो, बहुत R&D करते हो। मैं आपको बताता हूँ कि अच्छे से अच्छा जहाज भी एक ख़राब मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, एक ख़राब इंजीनियर के पास हो, और मोर देन ख़राब इंजीनियर, एक नेग्लेक्ट करने वाले इंजीनियर के पास हो और पायलट के पास हो, तो अच्छे से अच्छा जहाज भी गिरेगा। अच्छे से अच्छा जहाज भी, वो चाहे 200 करोड़ का क्यों ना हो। और एक अच्छे इंजीनियर के पास होगा, एक रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर के पास होगा, एक रिस्पॉन्सिबल MRO, मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे अभी एक बहुत बड़ी कंपनी है एयरवर्क्स, जिससे हम भी अपने जहाज को मेंटेन कराते हैं, अडानी जी की कंपनी है। ऐसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के पास होगा तो आप उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखोगे। फिर आपका जहाज चाहे 10, 12, 15 करोड़ का ही हो, आपको उसका आप सेफली जा सकते हो, मन में बेफिक्र होकर। फिर भी सिंगल इंजन में जाएं, डबल इंजन में जाएं, किस प्रकार के हेलीकॉप्टर में अगर किसी को अपने परिवार को दर्शन करवाना हो केदारनाथ, बद्रीनाथ? अगर आपके पास पैसे हैं तो डेफिनेटली डबल इंजन। तो मान लो देहरादून से केदारनाथ जाना है, हाँ, तो सिंगल इंजन में क्या रेट लगेगा, डबल इंजन में क्या लगेगा? सिंगल इंजन में सर देहरादून से अगर आपको केदारनाथ जाना है तो 1.5 लाख रुपए पर पर्सन का रेट लगता है। ठीक है। अगर आप पूरा चार्टर बुक करके जाते हो तो 6 से 8 लाख रुपए में भी आपका काम हो जाता है। लेकिन उसमें कितने आदमी बैठते हैं? 4 आदमी, 5-6 आदमी। अगर एक जैसे एयरबस का एक B3 हेलीकॉप्टर है, उसमें 6 आदमी बैठते हैं। अच्छा, वो पहाड़ों का राजा बोलते हैं उसको हमारी लैंग्वेज में, कि पहाड़ों का राजा है वो जहाज। वो सिंगल इंजन है और वो बहुत ट्रस्टवर्दी है, बहुत सारे ट्विन इंजन से। तो पायलट अच्छा हिल क्लियर्ड होना चाहिए। वो तो खैर DGCA की लाइसेंसिंग का विषय है, और DGCA बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश की। तो आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छा जहाज है, वो लेके जाता है लोगों को। 6 लोग जाते हैं उसमें बैठ के, 6-8 लाख रुपए में आप दर्शन कराएंगे। डबल इंजन से जाना हो तो? डबल इंजन में ऑलमोस्ट डबल है भैया, 12-13 लाख रुपए। क्योंकि डबल इंजन कोई केदारनाथ खड़ा नहीं करता, कोई इधर नहीं खड़ा करता। आपका ये फाटा जो जगह है, जो देहरादून, वहाँ कोई नहीं खड़ा करता, तो दिल्ली खड़े होते हैं। तो वो एक दिन पहले पोजीशन कराते हैं। तो मान लो दिल्ली से मुझे केदारनाथ दर्शन करना है माता पिता के साथ, डबल इंजन में क्या रेट है, सिंगल इंजन क्या रेट है? 25 लाख रुपए के आसपास। 25 लाख रुपए में डबल इंजन? 25 लाख रुपए डबल इंजन। और सिंगल इंजन में 10 से 12-15 लाख, 8-10 लाख रुपए। दिल्ली से केवल?
नहीं, दिल्ली से आपने पूछा, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको देहरादून से पहले रेट बता रहा था। हाँ, तो उसमें 3-4 लाख रुपए ऐड कर दीजिए आप। ठीक बात है। JR एयरलाइंस में JR क्या है? जय रघुवीर। चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर कहत सब कोई। और काहे जय रघुवीर? भैया क्या था हम लोगों के पास, मेरे पे किसी बहुत बड़े नेता ने यूपी के कहा था कि तुम प्रतापगढ़ियों को क्या आता है। क्या था हमारे पास भैया? अगर प्रभु की कृपा नहीं होना भैया, तो हम और आप जो सब बातें कर रहे हैं सब बेकार है। सब लोग, मेरे आसपास के लोग, मेरे जानने वाले लोग मुझसे सक्सेस का मंत्रा लेने आते हैं। मेरा जो सक्सेस का मंत्रा है वो हो सकता है आप पे बिल्कुल आपको फेल कर दे अगर आपने सेम मंत्रा फॉलो किया। आपका जो सक्सेस का मंत्रा है वो आपका सक्सेस का मंत्रा है, उसको आप ही समझ सकते हो कि आप कितनी मेहनत करते होगे, आपके अपने क्या ट्रिक्स होंगे, क्या तरीके हो। मैं 8-9 साल से तो अपने सारे मंत्रा लगा ही रहा था ना। 3 स्टार्टअप फेल हुए थे। मुझे लगा कि जब आप पत्थर पे राम लिख के रखोगे तो वो नहीं डूबता समुद्र में, तो कंपनी कैसे डूबेगी। जियो लाल, जय श्री राम। जय श्री राम। चाहे जय रघुवीर कह लो, चाहे जय श्री राम कह लो, आप। कमाल है। राम जी के भक्त हैं आप? राम जी और कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं। क्या अंतर है राम जी और कृष्ण जी की आपकी नज़र में? मुझे लगता है राम जी कृष्ण जी के बड़े भाई हैं और दोनों अलग अलग युग में आए, लेकिन दोनों अपने स्टाइल से सिखा के गए। क्या सीखते हैं आप राम जी से और क्या सीखे आप कृष्ण जी से? राम जी से मैं परिवार को साथ लेके कैसे चलना है मैं सीखता हूँ, और कृष्ण जी से मैं ये सीखता हूँ परिवार पे आ जाए तो क्या करना है। जब परिवार पे आ जाए तो क्या करना है वो कृष्ण जी ही बता सकते हैं। हालांकि राम जी से भी लोग सीखते हैं कि बीवी जब पत्नी पे आई, माँ सीता पे आई, तो उन्होंने क्या किया, लेकिन वो परिवार को साथ लेके चले। कृष्ण जी भी अपने मायनों में परिवार को साथ लेके चले, लेकिन उन्होंने जो करके दिखाया, जो दुनिया को सिखाया, वो अलौकिक है। नया हेलीकॉप्टर जब पहली बार आप खरीदे थे तो आप भी नींबू मिर्ची लगवाए थे, नारियल फोड़े थे? भैया तब नहीं लगवाया था, लेकिन अभी हम एक लेयरजेट 40 XR ले रहे हैं और मेरी पूरी टीम ने प्लान बनाया है, क्योंकि एयरपोर्ट पे आता है तो अलाउड नहीं होता है, लेकिन मेरी टीम ने इस बार मुझे कमिट किया है कि हम स्पेशल परमिशन लेके जाके फोड़ेंगे। अरे भाई, हमने देखा राफेल लाए थे राजनाथ जी, हाँ। उसमें भी शायद नींबू मिर्ची लगाया गया था, नीचे नींबू फोड़ा गया था ना। तो देश की शान है ना भैया। जो चीज़ देश के लिए हो रही है उसमें तो बिल्कुल नींबू मिर्ची, पूजा हवन सब कुछ होना चाहिए। तो एक इंडिविजुअल आदमी एक एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करेगा, वो तो देश सेवा में यूज़ होने वाला है। कभी कोई दोस्त कहता है फोन करके, नेता मंत्री यार अभिनव भाई जुगाड़ कर दो यार? बहुत लोग कहते हैं। सबसे इरिटेटिंग कब लगता है? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक आदत है, अगर हमारा दोस्त जान पहचान वाला है तो दोस्ती से हमको फायदा उठाना है। हाँ। अब आपके पास तो बहुत सारा हेलीकॉप्टर है। हाँ। सबसे वियर्ड किसने फोन करे कहा कि अभिनव भाई यार? नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही बड़े आदमी हैं। हाँ। बहुत पॉपुलर हैं, एक्टर टर्न पॉलिटिशियन है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि बाबू तुम्हारा हेलीकॉप्टर हुआ रात में उड़ जाएगा क्या? मैं कहा हाँ भैया, रात में तो उड़ता है, नाइट फ्लाइंग होती है, लेकिन अभी उड़ जाएगा क्या? रात के 10:30 बज रहे थे। तो मैंने कहा अरे भाई साहब, नाइट फ्लाइंग का मतलब होता है कि हेलीकॉप्टर किसी ऐसी जगह पे फंस गया जहाँ से जो डिस्टेंट मोस्ट एरिया है और आपको एयरपोर्ट पे वापस आना है। तो ऐसे हेलीकॉप्टर्स की स्पेशलिटी होती है कि आप सनसेट के 5 मिनट पहले टेक ऑफ करो, और आपका पायलट अगर नाइट इक्विप्ड है, जिसको IFR बोलते हैं, मैं बहुत टेक्निकल रीज़न इसलिए नहीं यूज़ कर रहा भाई कि आम जनता भी देख रही होगी, तो ऐसे में वो 4 घंटे तक और फ्लाइंग कर सकता है। मतलब 5 बजे का अगर सनसेट है तो आप 4:55 पे उड़ जाओ तो आप उड़ सकते हो 4 घंटे तक, पर वो रात के 10:30 बजे नहीं उड़ता है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की। बोले अच्छा देख लो, किसी और का लगा दो। मैं कहा किसी का भी हेलीकॉप्टर रात में नहीं उड़ता। बोले चार्टर दे दो। मैं कहा रायबरेली में कहाँ उतारोगे? तो कई बार आप नहीं एक्सप्लेन कर पाते। एक ऐसा ही किस्सा भैया, एक और आपका 1 मिनट लूँगा मैं। राजस्थान में हुआ, 5 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी थी। अच्छा, सीटिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि अगर एक हेलीकॉप्टर की वेइंग कैपेसिटी, मतलब बोझ उठाने की कैपेसिटी 400 kg है, तो अगर आपने उसमें 100 kg फ्यूल डाल दिया तो अब 300 kg के ही लोग बैठ सकते हैं। तो कैसे कैसे करके हमने 5 लोगों को उसमें एडजस्ट किया। अब वो बोलता कि छठा भी डालो। हमने कहा अरे भैया नहीं पॉसिबल है। बोले कोई नहीं, हम खड़े होके चले जाएंगे। तो ऐसी भी चीज़ें होती और बहुत फनी हो जाता है उस टाइम पे। आप पहले तो गुस्सा आता था भैया, अब हंसी आती है।
पहले गुस्सा इसलिए आता था क्योंकि हम भी अबोध थे, अनजान थे, इस इंडस्ट्री के थे ही नहीं, नई नई चीज़ें सीख रहे थे। तो जब आप नया सीखते हो तो आपको भी चौड़ होता है, इस साला इसको पता नहीं है, इसको समझाओ। वो अब धीरे धीरे समझ आ गई है। आप जब प्रतापगढ़ जाते हो, कभी हेलीकॉप्टर से गए प्रतापगढ़? नहीं भैया, एक बार हमने प्लान किया था, ठीक कि है, गांव में उतरे थोड़ा सा? एकदम शुरू की बात है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मेरा पहला हेलीकॉप्टर हमने खरीद लिया था, डिलीवर नहीं हुआ था, हमारे गाँव में भागवत था, और हमने उसमें पंडित गौरांगी गौरी को बुलाया था घर में गाने के लिए। हमने अनूप जलोटा जी को हमारे घर गांव में बुलाया था प्रतापगढ़ में गाना गाने के लिए। तो हमने उस वक्त सोचा था कि हम करेंगे, बट वो नवंबर में था, मेरे फादर का डेट ऑफ बर्थ 12 नवंबर है, तो पिताजी की याद में हमने किया था। तो उस समय पे आना था, और आपको पता है नवंबर में हमारे यहाँ ठंड और धुंध बहुत रहती है, तो वो बीच में फंस गया। तो पूरे गाँव वालों ने बहुत गाली दी, झूठ बोलता है, नाटक करता है, ये वही है, प्रतापगढ़ का ही है, इसके अंदर भी वही सब है, नहीं आएगा। अपने लोगों ने बड़ी गाली दी। तो मैंने कहा जाओ सालों नहीं, अब यही है कि नहीं है। अब कुछ आम आदमी के सवाल पूछते हैं, प्लीज़। आपके पास हेलीकॉप्टर है जी। क्या जो आम आदमी भारत का है, हाँ, वो भी एयर टैक्सी में बैठने का सपना देख सकता है, या पहले कमाओ तब जाके हेलीकॉप्टर में बैठने का सपना देखो? भैया आपने ना मेरा बहुत फेवरेट सवाल पूछा है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वायु एयर टैक्सी करके। अभी आप ऐप में डाउनलोड करोगे तो होगा, लेकिन अभी उस पर कुछ है नहीं, क्योंकि अभी उसमें 6 महीने की और वर्किंग है, गवर्नमेंट लाइसेंसेज, अप्रूवल्स, डीजीसीए को इंटीमेट करना, जिसमें हम लोग सबसे पहले नोएडा और गुड़गांव को कनेक्ट कर रहे हैं। तो मेरी टीम में मेरी खुद की धर्मपत्नी ने मेरे से पूछा, अरे तुम यार इसको 8,000 10,000 में बेचोगे, कौन लेगा? कहाँ तक ये रिलेवेंट है कि कोई आदमी नोएडा से गुड़गांव 8,000 रुपये दे के जाएगा, वो अपनी कार में चला जाएगा, वो कैब में चला जाएगा। मैं कहा कैब भी ऐसे तो 2-2,500 लेती है, लेकिन लोग इस पर इसलिए बैठेगा ताकि वो फ़ोटो खींच के बता सके कि हम भी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। तो हम लोग क्या, देखो भैया ऐसा है क्या कि हमारी इंडस्ट्री का एक नेक्सस है जो ये कहता है कि जैसे आज से काली पीली टैक्सी आज से 20-25 साल पहले कैसी थी कि अगर आपको मुंबई से मान लो कि पुणे जाना है तो आपको जाने आने का पैसा, टोल का पैसा, ड्राइवर के रहने खाने का पैसा देना होगा। एविएशन में आज सेम है। आपको चार्टर से दिल्ली मुंबई जाना है तो आप भले एक डायरेक्शन में जाओगे, सिर्फ दिल्ली से मुंबई जाओगे, आपको जाने आने का पैसा देना होगा, आपको पायलट के रहने का, लैंडिंग, पार्किंग चार्ज सब देना होगा। तो वो खर्चा पहुंच जाता है 12-13 लाख। जबकि अगर मैं एक आदमी को दिल्ली से मुंबई बैठा के सिर्फ उसकी एक सीट का पैसा लूँ और 8 लोगों से 8 सीट का पैसा लूँ तो वही 50,000 या 60,000 रुपये में एक बंदा दिल्ली से मुंबई जा सकता है चार्टर में, वन वे जाना, वन वे आना। तो इस पर हम काम कर रहे हैं भैया। ये भी बहुत हमारा अर्ली स्टेज तो नहीं बोलूँगा, हम बहुत फाइनल स्टेज पे हैं, लेकिन आपने क्योंकि ये सवाल पूछा तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हम करें देश के लिए। तो इसमें तो गरीब अमीर दोनों जाएंगे, अमीर आदमी समय बचाने के लिए, गरीब आदमी मजा लेने के लिए। क्या गलत है भैया? भाई एक दिन हम भी बैठे चार्टर में, आओ बेटा तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, आओ तुमको घुमा के लाते हैं। बिल्कुल, चलो गुड़गांव के एम्बियंस मॉल चलते हैं। के एम्बियंस मॉल जाइए आप, हम लोग सेक्टर 63 के आसपास बना रहे हैं हेलीपैड इस पे। आम जो फ्लाइट टिकट होती है और आपकी शेयर्ड एयर टैक्सी, इसमें कितना डिफरेंस होगा? जैसे भैया ये 2 अलग टाइप के सवाल हैं। अभी मुझे जैसे बीच में हमको दिक्कत ये, हम सोचते थे कि जब हम रेलवे में चलते थे तो रेलवे का बीच में एक समय ऐसा आया था कि फर्स्ट एसी का किराया एरोप्लेन के किराए से महंगा था। बीच में जब एयर टिकट सस्ते थे तो बीच में महंगा हो गया था, वो भी 4-5 हज़ार रुपये जाता है। ठीक बात है। और ये 3-3.5 हज़ार में आप यहाँ से लखनऊ पहुंच, दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाते थे। ठीक बात है। तो फर्स्ट क्लास एसी फ्लाइट टिकट और आपकी जो शेयर टैक्सी है, इसमें कितना अंतर होगा? बहुत डिफरेंस होगा, मैं आपको बताता हूँ। आज से 20 साल पहले भैया जब फ्लाइट का चलन हुआ तो हम लोग सब ड्रीम करते थे कि एक बार तो फ्लाइट में बैठाएंगे मम्मी पापा को, और शायद हमने, आपने, सबने मेहनत इसी दिशा में चालू की कि एक बार मम्मी पापा को फ्लाइट में बैठा। अब क्या है, डेली बैठा सकते हैं। एक बड़ी अच्छी सीरीज़ आई, अगर आपने देखा होगा अभी, टाइटन करके, उन्होंने एक्सक्लूसिविटी और इंक्लूसिविटी पे एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि कोई चीज़ एक्सक्लूसिव है, कॉस्टली होगी, पर इंक्लूसिव होने के लिए उसको समय लगेगा और उसकी कॉस्ट के रिडक्शन पे काम करना पड़ेगा। तो हम अभी उस पे कर रहे हैं। ऐसे आप देखोगे तो दिल्ली मुंबई आप 5 से 6 हज़ार में पहुंच जाओगे। हमारे जेट से शेयर्ड में आप 60,000 में जाओगे, लेकिन जहां आप 12 लाख से नीचे इमेजिन नहीं कर सकते थे, हम वहां से खींच के इस रेट को पर पर्सन 50-60 हज़ार पे लाए हैं। तो हमने बहुत रिड्यूस किया है। हाँ, ये शुरू में लोगों के लिए बहुत
मुश्किल होने वाला है, बहुत लोग नहीं जाएंगे 50-60 हज़ार, लेकिन वंस इन अ लाइफ टाइम तो आप कर सकते हो। और देश में जितनी जनता है और हेलीकॉप्टर की संख्या, जेट की संख्या जितनी कम है, वो एक टिकट भी, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर आप 60,000 रुपये खर्च करो तो आपकी शेयर टैक्सी में हम यहाँ से दिल्ली से बम्बई जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे 10-12 हज़ार किराया होगा। हाँ, लेकिन आपको वेट करना होगा, वेट करना होगा, भीड़ होगी 100%। समय। टर्मिनल भी अलग है, प्राइवेट चार्टर का टर्मिनल भी अलग है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इनफैक्ट मेरे खुद के ड्राइवर, अभी पीछे मुझे जाना था तो मैं टर्मिनल 4 गया, बोला सर ये कैसा टर्मिनल है? दिल्ली में टर्मिनल 4 है। हाँ, अलग ही टर्मिनल है। अच्छा, हम भी नहीं देखे। देयर इज अ वेरी सेपरेट टर्मिनल 1, 2, 3 तक तुम देखे? हाँ, एक चौथा टर्मिनल भी है जो चार्टर के लिए है। तो कौन लोग होंगे जो शेयर टैक्सी का इस्तेमाल करेंगे? और ये शेयर टैक्सी के ऑटो की तरह है जहाँ अनजान लोग साथ बैठ सफर करते हैं? जैसे ऑटो में हम बैठे हैं बचपन में लखनऊ में, हाँ। एक ऑटो में 4 बैठ गए। उबर में चलता था सिस्टम पहले उबर में भी आपने देखा हो, शेयर टैक्सी आई, फिर लोगों को आदत लग गई तो लोगों ने यूज करना चालू कर दिया। हाँ, कोविड ने बंद हो गई। इस देश में लोगों के पास बहुत पैसा है सर। मेरा डेटा ये कहता है कि 5 से 6 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास 5 लाख से ज़्यादा की आय वाले लोगों की संख्या। हमारे देश की संख्या 135 करोड़ है, तो आप एवरेज निकालते हो तो वो कम हो जाता है। बट 5 से 6 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी आय 5 लाख से ऊपर है। मैं इनकम टैक्स का डेटा नहीं शेयर कर रहा हूँ, ये हमारा अपना एक, आप कोई चीज़ करने जाते हो तो उसके पहले जो R&D करते हो उससे निकल के आता है। और एक 5 से 6 लाख रुपए की आय वाला व्यक्ति अपने माँ बाप को, अपनी बीवी को, अपने परिवार को एक बार तो लेकर ही आएगा कि चलो 50,000 में तुम्हें मैं टर्मिनल 4 और चार्टर के मज़े दिलाता हूँ। तो ऐसा होगा भैया, ऐसा मेरा सपना है, मेरी उम्मीद है। आप दुनिया भर के लोगों को हेलीकॉप्टर में उड़ाते हैं, आपके हेलीकॉप्टर में कभी कोई आदमी कोई वियर्ड चीज़ लेकर आया गांव देहात का, या कोई अजीबोगरीब सामान, कोई बकरी सिलेंडर या कुछ ऐसा लेकर चला आया? भैया अभी तक तो देखो हेलीकॉप्टर में गांव देहात वाले बैठते नहीं है। अमीर आदमी को अजीब लेके, अमीर आदमी के सुरक्षा कर्मी थे, वो बंदूक लेके पहुंच गए थे, गन। कुत्ता उत्ता ले कोई नहीं आया? नहीं, लेकिन बंदूक लेके पहुंचे थे। तो पायलट का एक प्रोसीजर होता है, पायलट ने उसको डीकॉक करके मैगजीन अपने पास रखी, ऐसा हुआ था। अच्छा, बंदूक अलाउड नहीं है? बंदूक अलाउड नहीं है, कैबिन के अंदर बंदूक अलाउड नहीं है। पता लगा आप चला रहे हो, पीछे कनपट्टी रख दी। और उनका रीज़न था कि ये माननीय है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे पायलट ने बोला हवा में इनको कोई नहीं मारेगा, आप टेंशन मत लो, हवा में ये सिर्फ हमारी गलती से ही मर सकते हैं। जैसे ट्रेन में हम लोग चेन पुलिंग करते हैं, हाँ। हेलीकॉप्टर में कुछ इमरजेंसी ब्रेक जैसा है कि जहां पर पैसेंजर कहे नहीं भैया हमको उल्टी आ रहा है, अब उतरवा दीजिए, यहीं आसपास पीछे एक माइक सिस्टम होता है, अगर उसमें आपकी इमरजेंट सिचुएशन है तो आप बता सकते हैं। बट इमरजेंट सिचुएशन सच में इमरजेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमको उल्टी आ रहा है, उल्टी आ रहा है खोल दीजिए। नहीं, ये सब नहीं। या बहुत तेज आपका आवाज कान में घुस रहा है, सर फट रहा हमारा, नहीं, वो तो आपको बियर करना पड़ेगा। पहली बार हेलीकॉप्टर में आदमी चढ़ता है तो किस किस प्रकार के इश्यूज होते हैं? बहुत सारे, जैसे नॉजियाटिक फील होता है। आप थोड़ा हिंदी में समझाओ ना आराम से। हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे आप पहाड़ों पे जाते होंगे तो पहाड़ों पे जाके कैसा मिचली आता है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है। इसमें वॉमिटिंग, मिचली आने के साथ साथ नर्वसनेस भी बहुत लोगों को रहती है। कई लोगों को हाइट का इशू होता है, तो इस तरीके के डर उसमें आते हैं। और दूसरी चीज़ हेलीकॉप्टर में क्या है कि कई बार वो सडन टर्न लेता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं और अभी जो मेरी बीवी हैं, तब वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो मैं उनको लेके जुहू गया फ़्लाइट टेस्ट करने। फ़्लाइट टेस्ट क्या होता है? टेस्ट फ्लाइट होती है जब आप जहाज़ खरीद रहे होते हो तो एक बार जहाज़ का टेस्ट फ्लाइट करते हो। तो मैं और वो बैठे, और आपको पता होगा जुहू में बर्ड्स का, चील का बड़ा अंबार है। हम लोग जैसे ही एक सर्टेन हाइट पे गए, कैप्टन आदित्य मेरे कैप्टन हैं, अब मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो वो पहले उस कंपनी के लिए काम करते थे जिससे हम जहाज़ खरीदे थे, तो जहाज़ के साथ दहेज में वो भी आए। तो हम एक सर्टेन हाइट पे गए और अचानक से बर्ड आई, और मैं सोनाली को ये बता रहा था कि देखो कितना अच्छा व्यू है, हमने कर लिया, हमने अचीव कर लिया, अब अच्छे से शादी होगी, ये होगा। और अचानक से हेलीकॉप्टर यूं किया उन्होंने, टू अवॉइड दी बर्ड हिट, और हमारी जान निकल गई। मुझे तो ये लग रहा था कि उतरने के बाद यही ना मना कर दे, माँ बाप का तो बात छोड़ो। हम उतरे, हमने पायलट से पूछा कि भैया क्या किया ये आपने? बोला सर बर्ड हिट होने वाली थी। बर्ड हिट एक बहुत ही डेंजरस फिनोमेना है। बर्ड हिट कैन कॉज फैटेलिटी एनी मोमेंट एनी टाइम। मतलब हेलीकॉप्टर में अगर चिड़िया लड़ जाए तो चिड़िया का कम हेलीकॉप्टर का ज़्यादा लॉस होगा। और जान भी जा सकती है। कैसे? चिड़िया तो कट मार के उड़ जाएगी, फिर कैसे? नहीं है सब,
जब एक सर्टेन हाइट पे एक हेलीकॉप्टर या जेट होता है या इवन जहाज होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम एक टाइनी ऑब्जेक्ट से भी डिसबैलेंस की जा सकती है। और अगर चिड़िया किसी ऐसी जगह पे हिट कर जाती है, जैसे मान लीजिए टेल रोटर में लग जाए, जो एक पंखा है जो उसकी पीछे की स्टेबिलिटी को, टेल रोटर मतलब पीछे की स्टेबिलिटी, टेल वाले पोर्शन को स्टेबल करके रख रहा है, अगर उसमें हिट हो जाए तो आपका टेल रोटर सिस्टम फेल हो सकता है और आपका जहाज हवा में गोल गोल घूमने लगेगा, गोल गोल घूमने लगेगा। टेल रोटर फेलियर से बहुत सारे कांड हुए। एक चिड़िया आपको प्लेन उड़ा सकती है। अब गूगल कर लो, ऐसे कई सारे किस्से हुए हैं दुनिया में, हमारे देश में भी। टेल, मतलब हमने तो नाना पाटेकर सुना था, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। एक चिड़िया आपको भगवान के पास पहुंचा सकती है। और ये बहुत डेंजरस फिनोमेना है, ये बहुत डेंजरस फिनोमेना है। वो दिन है और आज का दिन है, 2 साल 2.5 साल हो गए मैं नहीं बैठा चाट मैं नहीं गया मैं नहीं गया। मेरे को अपना डर है, चिड़िया के चक्कर में नहीं मरना। हाँ, भाई। मुझे चिड़िया से तो नहीं मरना भाई। दुनिया में बहुत वजह हो सकती है मरने बहुत की। और तरीके हो सकते हैं। आप कभी आप किसी पायलट ने फोन किया कि सर जिन गेस्ट को आपने बैठाया था पीछे बैठ के पराठा और अचार खा रहे हैं? बहुत लोग हैं अपनी ड्रिंक्स लेके जाते हैं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स लेके चढ़ जाते हैं, उतारना पड़ता है मिड फ्लाइट। रिपोर्ट किया हमने कितनी बार, होता है। उतनी यात्रा में दारू पीने लगे हेलीकॉप्टर में भैया 1-1.5 घंटे ही तो उड़ेगा यार, उतर के पी मेरे ही जहाज में मैं जय रघुवीर नाम रखा हूँ और आप अंदर मदिरा सेवन कर रहे हो। ये स्ट्रिक्टली बैंड है हमारी एयरलाइंस में, हम जो चार्टर भी लेकर आ रहे हैं उसमें बैंड है, तो हम नहीं करते, पर लोग ऐसा करते हैं। गंदगी फैलाते होंगे, चिप्स पैकेट खोल लिए, खाए, गिरा के चले गए। पान खा के थूकते हैं सर। अब आप बिहार में ऑपरेशन करोगे मालिक तो क्या होगा। हाँ, आप तो इलेक्शन में करते, इलेक्शन में सब बैठते हैं। तो कभी आपने किसी को अपना हेलीकॉप्टर दिया हाँ। और लौटा के लाए, हाँ, सबसे गंदगी क्या दिखाई पड़ी? सर सबसे गंदगी यही थी जो मैं आपको लास्ट में, पान की पीक थूक दी। पान की पीक। ऐसा किया सर। क्या मन में आया ख्याल? ऐसा आपके बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे तो कैसा लगेगा? मन नहीं कि चप्पल निकाल के? सर हमने कंप्लेन की, क्योंकि हमने जिस पार्टी को दे रखा था हमने उनको बोला कि दिस इज़ नॉट फेयर, और उन्होंने भी रियलाइज़ किया। सर पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेसी दे नो। उनको पता है कि मैं जिस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ वो हम किस टारगेट के लिए यूज़। नेता लोग क्यों हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं? ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए। 100%। और ये तो उनका भी सामान हुआ ना, और उनके रिलेशन भी अच्छे होते हैं हम लोगों से। तो और हम लोग तो पान खा थूक दिए। तो सर अब आपकी इतनी बड़ी टीम है और आपका कोई एक आदमी कुछ कर दे, मसाला खाए थे, धीरे सोचूंगा पुच मार दी। हाँ, अब आपका आदमी कहीं गोली चला दे, गजब है भाई। तो ये है। अच्छा जी, हेलीकॉप्टर का कोई शोरूम होता है जहाँ टेस्ट ड्राइव मिलती है? कोई शोरूम नहीं होता। लियोनार्डो है जो ऑगस्टा बनाता है, एयरबस है, उनकी फैसिलिटी सेंटर्स हैं। जैसे लियोनार्डो का इटली में है, हम लोग जाते हैं एज एन ऑनर्स वो फैसिलिटी देखने। लगता है कि कभी कुछ मौका मिलेगा तो देश में, अपने देश में भी कुछ ऐसी फैसिलिटी बनाएंगे। अंदर से देशभक्ति जागती है सर कि हम भी बनाएंगे। हमारे देश में नहीं है, इनफैक्ट एशिया में नहीं है, मलेशिया में है, लेकिन फैसिलिटी सेंटर नहीं है। लियोनार्डो का एक ऑफिस है। बाकी मैं इटली गया हूँ खुद उस जगह पे जहाँ पे इनका सेंटर है, तो शोरूम जैसा कुछ नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अपना हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा किसी खेत में? हाँ, और खेत वाला आके फिर? अरे सर, क्योंकि आप तो इलेक्शन में फ्लाई करते हैं, इलेक्शन में यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री है, तो हमने देखा है कि ऐसे हेलीकॉप्टर की सडन लैंडिंग में लोग दौड़ के पहले पायलट की हेल्प नहीं करते, फ़ोटो खिंचाते हैं कि ये गिर रहा है। ये मतलब कई बार क्या इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाती है। अभी एक फेमस किस्सा हुआ था बिहार में, आपको पता होगा। क्या हुआ था? तो यूपी के एक नेताजी का जहाज उधर उतरा था, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का। अरे भगवा वाला। हाँ, आपने देखा हो। हाँ, फोटो खिंचाई लोगों ने, वहाँ जाके फोटो लिए लोगों ने। ब्रिजभूषण साथ फोटो तो बनती भी है। जहाज के साथ फोटो ली सर। अच्छा, ब्रिजभूषण साथ फोटो नहीं ली थी? उनके साथ भी ली होगी, पर जहाज के साथ फोटो ली। हाँ, तो गांव का आदमी कहाँ जहाज देखा है भाई?
ऊपर से भगवा जहाज। हाँ, लेकिन सर अगर कोई किसी का जहाज ऐसी सिचुएशन में वहाँ उतरा है, आप उसके मन की पैनिक स्टेज को समझिए। आप पायलट के बारे में सोचिए। अरे आम आदमी यहाँ मरा पड़ा रहता, लोग कहते हैं देखिए जी चोट लग गया है, बीमार है, इस देश की सरकार बहुत गलत कर रही है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भैया। आप मजाक मजाक में, आपका एक बहुत अच्छा ये तरीका है कि आप मजाक मजाक में बहुत बड़ी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे देश में वैल्यू ऑफ लाइफ कम है, खत्म है, माइनस में है। खत्म है। मैं अभी एक स्टोरी कर रहा था नॉर्वे की। हाँ, नॉर्वे में एक महिला प्रेग्नेंट होती है, अस्पताल जाती है और उसको बेड नहीं मिलता, और 5 घंटे के अंदर उस देश की हेल्थ मिनिस्टर का इस्तीफा होता है, क्योंकि वो लड़की मर गई। उसे कहीं और ले जा रहे थे, वो मर गई। तो जैसे उसकी डेथ हुई, उसकी डेथ के 5 घंटे के अंदर हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। हमारे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश की खबर है, बच्चा पैदा हुआ तो चूहा खा गए, चूहा खा गए बच्चे को। सैड मैंने पढ़ी थी, वेरी सैड। और उससे सैड जानते हैं क्या है? नॉर्वे में जो महिला मरी थी, जिसकी वजह से वहां के हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, वो नॉर्वे की महिला नहीं थी, वो इंडियन महिला थी। यानी भारतीय महिला के नॉर्वे में मरने पर नॉर्वे के हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि उनको हमारी जान की वैल्यू है। हमारे यहाँ आपको रियलिटी चेक करना हो, चले जाइए एम्स के बाहर, 100%। किसी सरकारी अस्पताल के बाहर चले जाइए, आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हो भाई आप, एंड आई टोटली एग्री विद यू ऑन द सेम पेज। वैल्यू ऑफ लाइफ तो इंडिया में नहीं है, और इसीलिए शायद जो विदेश चला आता है उसको इंडिया आने में थोड़ी तकलीफ होती है। 100%। क्योंकि दवाइयों का टेस्ट हमारे ऊपर, हमारे शरीर पे होता है। 100%। माई वाइफ हैज़ लिव्ड फॉर 15 ईयर्स इन यूरोप। वो मुझे यही ताने देती है कि तुम्हारी दुकान यहाँ नहीं होती ये जहाज बेचने वाली, तो हम तो यहाँ नहीं रहते। ब्रिजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर सेफ है? भगवाधारी हेलीकॉप्टर। भैया मैं अपने जीवन में जहाँ तक पहुँचा हूँ, क्लियर बोल के पहुँचा हूँ। मेरी भी उनसे मुलाकात है, मैं फ़ोटो भेज दूँगा आपको। वो आदमी बहुत अच्छे हैं, दबंग आदमी है, जो सोचते हो करते, लेकिन उनके एडवाइज़र मुझे लगता है ठीक नहीं है। क्यों? आप इतने बड़े नेता को रॉबिन्सन में उड़ाओगे क्या? क्या है रॉबिन्सन? ही है रॉबिन्सन एक सिंगल इंजन जहाज है, जो शायद दुनिया का सबसे सस्ता जहाज होगा। जितने में वो आता है उतने में एक रोल्स रॉयस गाड़ी आ जाती है। तो नेताजी इतने बड़े आदमी हैं, उन्होंने 3 जहाज रखे हैं रॉबिन्सन के। उनको वो एक B3 डिज़र्व करते हैं एटलीस्ट, जिससे वो खुद उड़े। B3 एक, जैसा मैंने आपको बताया कि एक सिंगल इंजन जहाज है एयरबस का, और वो पहाड़ों का राजा माना जाता है। तो मुझे लगता है उनको वो जहाज ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। आप पूरे वर्ल्ड में रॉबिन्सन से हुए इंसिडेंट्स की, मैं चाहता हूँ कि आप उसको निकाल के चलाइएगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं रॉबिन्सन से हुए हैं। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को अपनी जान का खतरा नहीं लगता? सर मैं आपको क्या फीड कर रहा हूँ? अगर मैं आपका असिस्टेंट हूँ तो ये तो आपसे ज़्यादा मेरे ऊपर सवाल होना चाहिए। तो आपको अगर बताना ब्रिजभूषण जी को मैं 100% कितने खतरे में वो जी रहे हैं रोज, मैं 100% बोलूँगा। यानी उनकी हर यात्रा खतरनाक है। 100%। अभी जो बिहार में हुआ, वो उनके कुछ अच्छे कर्म होंगे जो उनके बीच में आ गए होंगे, उनके कुछ अच्छे कर्म होंगे। मतलब वो हेलीकॉप्टर पे चलना ही मौत को दावत देना है। 100%। तो बनाते क्यों है इसको? मेरा एक दोस्त है जिनका महावीर मंदिर है, उन्होंने अभी लंबाई के हिसाब से विराट रामायण मंदिर खोला, तो उसमें भी हमने ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का ही जहाज भेजा था। और जब हमने वो भेजा तो पुष्प वर्षा के लिए, तो हमें लगा पुष्प वर्षा के लिए जा रहा है, पुष्प वर्षा करके आ जाएगा। मेरे एक भाई हैं सतीश भाई, मेरे मौसी के लड़के हैं, तो सतीश भाई को मैंने सिर्फ ये बोला था कि ये जा रहा है, तो वो ज़बरदस्ती उसमें चले गए। मैं उनको लैंड करते ही डांटा। मैंने कहा अब इसमें बैठ के वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रियलिटी। रॉबिन्सन नहीं उड़ता केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, DGCA भी अलाउ नहीं करता, उसकी कैपेसिटी भी नहीं है। तो चढ़ के चलते हैं ब्रिजभूषण जी को, हमने देखा है भैया वो तो दबंग आदमी है, लेकिन इतना दिलेरी अच्छा है नहीं, अच्छा नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में और तरीके से अपने आप को प्रूफ किया है कि वो बहुत दिलेर आदमी है। ये सब जगह पे नहीं प्रूफ करना चाहिए, क्योंकि मशीन पे आपका बस नहीं है, इंसानों पे चल सकता है। अच्छा मान लीजिए हम कोई नया हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, हाँ, तो इसका डिलीवरी कैसे होता है? उड़कर लाते हैं या ट्रक में लाद कर लाते हैं? डिपेंड करता है सर कि आप कैसे लाना चाहते हो। सबके अपने प्राइसिंग अलग होती है। जैसे अगर आप किसी जहाज़ को उड़ा के लाते हो तो समय लगता है 3 से 4 दिन 5 दिन तक उड़ के आएगा, अगर यूरोप से आ रहा है तो।
और एक हमारे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ, इसलिए नाम नहीं लूँगा, इंडस्ट्री के आदमी है। वो अपना जहाज़ लेकर आया, पाकिस्तान में लैंड होकर आया। आज से ये सब जब हुआ था, इसके पहले की बात है, 2 साल पहले, जब एयर ट्रैफिक खुला था। तो लोग उड़ा के भी लाते हैं, कुछ लोग कार्गो से लेकर आते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर के एक एक पार्ट को खोल के एक कार्गो में पैक किया जाता है और उसके बाद उसको एयर फ्रेट के माध्यम से भेजा जाता है। और कुछ लोग होता है नाव के रास्ते लाते हैं, उसमें 45 दिन लगता है। 3 माध्यम है लाने के। तीनों ग्रेड कितना अंतर पड़ता होगा? जैसे जितना डिले उतना कम पैसा, सस्ता, उतना सस्ता। जब 15-1 लाख रुपए में आपको नाव के रास्ते से आ जाएगा। एयर फ्रेट में 70-80 लाख, जितना महंगा बड़ा जहाज है उसके हिसाब से रेट लगा देते हैं। 80-80 लाख रुपए लग जाते हैं खाली लाने के। और खोल खाल के ही बता रहा हूँ। और चला के आप जितना फ्यूल और लैंडिंग पार्किंग चार्जेस 30-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। और एक हेलीकॉप्टर कितने का आता होगा? अब डिपेंड करता है आप कौन सा ला रहे हो। 7-8 करोड़ जैसे रॉबिन्सन है तो ये 10-1 करोड़ से चालू हो जाता है। और हेलीकॉप्टर का तो 800-900 करोड़ 1000 करोड़ तक के हेलीकॉप्टर हैं सर देश में। तो ब्रजभूषण जी का हेलीकॉप्टर 8-10 करोड़ का है जी। और एक तमीज़ का हेलीकॉप्टर कितने का आता होगा? 20-25 करोड़, 15-20 करोड़। इंडिया में तो सारे सेकेंड हैंड है सर। क्या मतलब हेलीकॉप्टर भी ओएलएक्स से बेचते हैं? हाँ। मतलब देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक डंकन। अभी मैंने खुद, मेरी टीम ने एक प्लेटफॉर्म है डंकन, उससे एक जहाज को शॉर्टलिस्ट किया, मुझे प्रेजेंट किया, हमने अप्रूव किया और हम उसको खरीद रहे हैं। हेलीकॉप्टर को ओएलएक्स? हाँ, हेलीकॉप्टर को डंकन। पुराना माल बेचो। आप अभी गूगल करना निकल के इस पॉडकास्ट के बाद भैया, आप डालना डंकन तो आपको मिलेगा कि हेलीकॉप्टर वहाँ पे, हेलीकॉप्टर, जेट, दुनिया के तमाम तरीन जहाज आपको मिलते हैं। क्या है, यूरोप में, अमेरिका में, जैसे अभी मैंने आपको बताया, पूरे हिंदुस्तान में सभी तरीके के आप जहाज जोड़ लो, हेलीकॉप्टर, जेट, तो 800 की संख्या है। और ये सब भी जोड़ लो, ये बड़े वाले एयरबस, बोइंग, तो 3-1-4-1 हज़ार होगा। अमेरिका में कितना है पता है? 30,000। तो हाँ, इतना डिफरेंस है। करते क्या है वो इतना? वहाँ सर शौक है, वहाँ लाइफस्टाइल है। आपके पास, जैसे अभी इंडिया में एक लाइफस्टाइल आया, आपके पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास कौन सी गाड़ी है, उधर आया आपके पास कौन सा चार्टर है, हमारे यहाँ कौन सा चार्टर है। तो साइटेशन, सेस्ना, ये सब जहाज़ तो वहाँ पे जहाज़ों के नाम है। तो ये सब तो वहाँ पे उनके यार्ड में पार्क होते रहते हैं, पार्क करके रखे होते हैं, और वो लोग बेचते हैं, वो इंडिया में उठा के लाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिया में जितने भी हेलीकॉप्टर हैं सब सेकेंड हैंड माल है? मैं सबका नहीं बोलूँगा, बट 90% ऑफ इट। और जो ये फ्लाइट से हम ट्रैवल करते हैं, इंडिगो एयरलाइंस, विस्तारा और जो स्पाइस, ये सभी सेकेंड हैंड माल है? एक इंडिगो को छोड़ दिया जाए तो जनरली सभी 10 साल पुराने रिजेक्टेड जहाज को इंडिया में ले आके फ्लाई करते हैं। जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में ये लॉ है कि आप 10 साल के बाद जहाज को डिस्कार्ड करते हो, तो जो वहाँ डिस्कार्ड होता है वो यहाँ पे लीज पे लाया जाता है। मतलब जो वहाँ इस्तेमाल करने लायक हेलीकॉप्टर नहीं है, उसको इंडिया में ये लाकर हमको बैठाकर ट्रैवल करवाते हैं। हाँ, लेकिन अब मैं आपको आपका डर दूर करने वाली बात करता हूँ। जहाज कभी भी पुराना या नया नहीं होता, उसके पार्ट्स नए या पुराने होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल इंजन आर्स पे या आर्स पे बेस्ड होती है। जैसे इंजन है तो इंजन आर बोलेंगे, या कोई भी पार्ट होगा तो उसकी आर लाइफ साइकिल पे बेस्ड होगी। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल शुभंकर भाई, कि मान लो एक हेलीकॉप्टर है और उसके इंजन की लाइफ है 4000 साल, तो 4000 साल जब उसमें होगा तो उसका इंजन ओवरहॉल होगा। मतलब आप इंजन को या तो पूरी तरीके से ओवरहॉल करके फिट कर दो, या फिर आप नया इंजन ला के लगाओ। ऐसे ही सेम डिफरेंट पार्ट के साथ है। टेल गियर बॉक्स है, मेन गियर बॉक्स है, TGB, MGB, ये सब के पार्ट की एक साइकिल होती है, 1200 घंटे, 1300 घंटे। तो हमारे यहाँ जनरली वो लाते हैं जिनके घंटे यूटिलाइज हो गए हों। अगेन फिर वही इंजीनियरिंग इसमें काम में आती है। इंजीनियरिंग अगर आपकी अच्छी है, अगर आप टाइमली, जैसे एक पार्ट को 1200 घंटे पे एक्सपायर होना था, वो किसी देश में 600 घंटे उड़ गया, तो डजेंट मैटर, आप ले आओ, 500 घंटे तक उड़ाओ। हर बाई वीकली उसका टेस्ट होता है, हर 25 आवर पे उसका टेस्ट होता है, हर 50 आवर्स पे टेस्ट होता है, माइनर टेस्ट होता है, मेजर टेस्ट होता है, माइनर ओवरऑलिंग होती है, मेजर। तो आप इसको समय से फॉलो करो, जो भी बुक्स में लिखा हुआ है एविएशन की, आप उसको फॉलो करो, आप बहुत सेफ हो। एविएशन इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल। लेकिन मैं एक एयरलाइन से नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो फिर डिफर्मेशन मार देगा मेरे ऊपर। हाँ। लाल रंग की एयरलाइन से। हाँ। तो उसके मैं विमान में बैठा, हाँ। दिल्ली से बम्बई जा रहे थे।
तो मुझे ऐसा लगा मैं ट्रक में बैठा हूँ। हाँ ऊपर इतनी आवाज आ रही थी। हाँ। साइड में देखा मैंने, वो बैंडेज चिपका रखा था उन्होंने, कई जगह टूटा फूटा था। तो मैंने कहा ये चल कैसे सकता है, ये तो कबाड़ वाला लग रहा है। बट लोग उसमें जा रहे हैं, वो खट 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 शोर कर रहा था। और दिल्ली से बम्बई की मेरी यात्रा नाक में दम कर दिया उसने। भैया मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और जस्ट बिकॉज मैं मीडिया फेस कर रहा हूँ तो मैं अच्छी अच्छी बातें करने वाला आदमी नहीं हूँ। एक गलती हमसे भी ऐसी हुई थी। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हमें लगता है कि यार हम लोग बुक शीट देखते हैं, क्योंकि आप एवरीडे अपना हेलीकॉप्टर जाके नहीं देख सकते, तो हम लोग कई बार अपनी बुक शीट देखते हैं कि हाँ इंजन का लास्ट ओवरहॉलिंग कब हुआ था, TGB का ओवरहॉलिंग कब हुआ था, कोई क्रिटिकल पार्ट मेजर कंपोनेंट का लास्ट ओवरहॉलिंग कब हुआ था, तो हमें बुक्स पे सब ठीक दिखा। तो हमने बोला ठीक है चल रहा है, चलने दो। एक हमारे क्लाइंट ने, जो हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे रेगुलर ट्रैवलर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले अभिनव तुम अपना जहाज़ नहीं देखते क्या? मैंने कहा क्या हुआ? बोले अरे तुम्हारी जो बैठने की सीट है उसका लेदर फट रहा है। अब लेदर फटने से जहाज़ नहीं गिरेगा भैया, और ये इंजीनियरिंग का विषय भी नहीं है, ये तो आई का विषय है कि किसी को देख के ख़राब लगा। उन्होंने मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने मेरी टीम को डांटा, मैंने बोला कि भाई डू नॉट डू दिस। आपने जहाज़ का अंदर से तो एकदम ठीक कर दिया, आदमी अंदर से एकदम हष्ट पुष्ट है लेकिन कपड़े ख़राब पहन के घूम रहा है, तो हमने वो चेंज किया। तो आप जिस एयरलाइन का कह रहे हो, मेरा सजेशन इस पर यही है कि हाँ सीट के कवर फटे होंगे, चीज़ों को आप टेप से चिपका दोगे, उड़ तो जाएगा क्योंकि इंजन में विजन नहीं होगा, लेकिन वो ख़राब है। आप एक खराब यूज़र एक्सपीरियंस दे रहे हो, आप ख़राब कस्टमर जर्नी दे रहे हो, और यही रीज़न है आप जिस एयरलाइंस की बात कर रहे हैं आज देख लो आप। हेलीकॉप्टर में चालान कटता है आसमान में अगर आप नियम कायदा तोड़ो तो? लेवल 1 लेवल 2 फाइंडिंग्स होती है DGCA की। लेवल 1 इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस फाइंडिंग्स। अगर आपने ATC को सही समय पे इन्फॉर्म नहीं किया, ATC के किसी इनपुट को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, पायलट दारू पी के जहाज़ में चढ़ गया, ये सब लेवल 1 फाइंडिंग है। इसमें आप पे तगड़ा चालान होता है, 5-10 लाख से चालू होता है, 1 करोड़ रुपए तक के चालान लगते हैं। वो आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि चालान लगता है, उसको पेनल्टी बोलते हैं। लेवल 1 फाइंडिंग पे हवा में कोई खुराफात करने का DGCA ट्रैक तो करता ही होगा। डेफिनेटली एवरीथिंग, CVR एंड FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, CVR और FDR, ये 2 चीज़ें होती हैं। ये आपकी सब हरकतों को ट्रैक कर रही है। आप जहाज़ उड़ा रहे हो, आपको लगा प्राइवेट जेट है, पीछे 10 लोग बैठे हैं, कॉकपिट आपने खोला क्योंकि प्राइवेट है, आपने किसी सम्मानित आदमी को खुश करने के लिए बोला कि आइए कॉकपिट में बैठिए सर, यहाँ से मजा लीजिए। क्राइम है, यू कैन नॉट डू दैट। लॉक करते हैं। हाँ, हमको बैठा एक आदमी ने फ्लाइट उतरने के बाद। अगर आपने उसका नाम ले लिया सर, हाँ, तो मैं इतना गारंटी लेता हूँ उसको लेवल 1 फाइंडिंग मिलेगी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब उसने हमको बुलाया कि आइए सर बैठिए और देखिए अंदर से फोटो तो खींची हमारी। बस आप उसका नाम मत लीजिएगा अगर आप उसका हाँ, उसने हमसे रिक्वेस्ट की फिर कि सर आप इंस्टाग्राम में मत डालना। हाँ, तो ये फाइंडिंग है, इस पे चालान है, इस पे उसके मालिक को बहुत तगड़ा चालान मिलेगा, और वो जो पायलट जिसने भी ये किया उसको भयानक सजा मिल सकती है, उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हेलीकॉप्टर में पेट्रोल डलता है डीजल? दोनों नहीं डलता, ना पेट्रोल डलता है ना डीजल। एयरक्राफ्ट फ्यूल होता है, IAF बोलते हैं उसको, IAF ऐसे कुछ बोलते हैं। उसमें भी गडकरी जी E20 मिलाते हैं? अरे नहीं उसमें कोई मिलावट नहीं। अरे E20 नहीं मिलाते उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है भैया। कितना रुपए लीटर मिलता है हेलीकॉप्टर? वो एक तरीके का मिट्टी का तेल है। हेलीकॉप्टर का तेल कितने रुपए लीटर? बैरल्स के हिसाब से है, अभी तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया था, पर फिर भी अंदाजा अगर लीटर में बताना हो क्या रुपए लीटर होगा? 100-125 रुपये। वो सस्ता है। 100 रुपए लीटर हेलीकॉप्टर का तेल? 100-125 रुपये। अरे मान लो 150 मान लिए। हाँ, तो सस्ता है भैया। क्या चाहते हो आप कि हम लोग अरे इससे तो गाड़ी पी जाती भाई नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी 1 लीटर में क्या माइलेज देती है? हमारी तो अब तो हम EV शिफ्ट हो गए। हमने कहा गडकरी जी के E20-30 से आगे निकलते हैं। ये बहुत अच्छा किया आपने लेकिन जनरली जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो 1 किलोमीटर में 5-10 किलोमीटर, अगर बहुत अच्छी गाड़ी है मर्सिडीज टाइप, हमारे यहाँ 5-10, हमारे यहाँ एविएशन में कितना लाख रुपए का फ्यूल पी जाता है। अब आप जोड़ लीजिए, अगर एक जेट है तो वो 1 घंटे में 1 लाख रुपए का फ्यूल पीता है, जो ढंग का मिड वेट कैटेगरी का जेट है। तो लाख रुपए का फ्यूल आप 100 से डिवाइड कर लीजिए, कितना लीटर गया? 100-125 रुपये से। तो वहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है, वहाँ पे फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा है।
हेलीकॉप्टर में भी नंबर प्लेट होती है और क्या उसमें वीआईपी नंबर मिलता है? वीटी नंबर जैसे वीआईपी नंबर मिलता है? हाँ जी, 100%। मैं अभी मेरे पिताजी को डेडिकेट करके जो जहाज ला रहा हूँ उसका वीटी नंबर मैंने AJK रखा है, क्योंकि उनका नाम था अजय कुमार त्रिपाठी। तो मैंने AJK वहाँ से उठाया। तो आप अपने मन का वीटी नंबर रजिस्टर करा सकते हो। रिलायंस के जहाज हैं, वीटी नंबर RIL है, ऐसे वीटी नंबर्स आते हैं। यानी हर जगह सब चलता है, खाली उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। प्रफुल्ल पटेल जी जब थे तो आप देखिए एयर इंडिया के सारे जहाज़ों को वीटी उनका P से चालू होता था, PPA PPB ऐसे करके। नागरिक उड्डयन मंत्री थे। हाँ, आप चेक करिए। बड़मना तो अपना वैसे भी अदा निराली होती है ना। आसमान में टोल टैक्स लगता है हेलीकॉप्टर में? यही एक टैक्स लगता है, फाइंडिंग्स नहीं आनी चाहिए आपकी। वैसा कोई टोल टैक्स नहीं है। टोल टैक्स, नाइट चार्जेस हेलीकॉप्टर के? हाँ, ये तो होते हैं। आप जिस भी एयरपोर्ट पे पार्क करते हो उसका नाइट चार्ज होगा। हर एयरपोर्ट का अलग अलग है। जितना बिजी एयरपोर्ट उसका उतना ज़्यादा पैसा हो सकता है। वो आपको नाइट हॉल्ट करने की परमिशन भी ना दें। नेता लोग जो रैली के लिए बुक करते हैं, हम देखते हैं सारे बड़े बड़े नेता लोग बुक करते हैं, क्या रेट लगाते हो उन लोग का आप लोग? या उन और नेता लोग को डिस्काउंट मिलता है आम आदमी के मुकाबले? सर, मैं एविएशन इंडस्ट्री के हिसाब से बोलूँ या अपने हिसाब से बोलूँ? एविएशन इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत पैसा चार्ज किया जाता है। क्या रुपये चार्ज करते हैं मान लो एक? सर, अगर अभी नॉर्मली 2 to 3 लाख का रेट चल रहा है, हाँ, तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्शन हाइक आ गई है, और इलेक्शन हाइक में वो 5 से 6 लाख रुपए जाता है। मैं महान बनने की कोशिश नहीं करूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम ऐसा करते हैं। मतलब सभी करते हैं। मतलब आप लोग के इलेक्शन सीजन दिवाली जैसा है या सीजन है आपका? सुपर दिवाली धमाका ऑफर। वहाँ पे जितना लूट सको लूट लो। 5 नहीं, उसका ये भी कारण है। आप देखो भैया, सब नेता लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रैली करनी है, सब पार्टियों को अपनी जनता के बीच में जाना है, जो गलत भी नहीं है। जब तक आप लोगों के बीच में पहुँचोगे नहीं, अपनी बात कैसे ऐसे में आप लोग की मौज है, और संख्या बहुत कम है। ऐसी में आपकी मौज है। और जिस चीज़ की जितनी कमी उसका उतना मनमाना रेट। फलाना नेताजी कहे बीजेपी कांग्रेस से कहे 6 लाख, बीजेपी वाला का 8 लाख, आम आदमी वाला का 12 लाख। हमारा मंत्री जी कहे सुनो हम सीजन भर के लिए बुक करें 15 लाख देंगे। सर, मैं एक खुल के बोलता हूँ सर, हम तो रूलिंग पार्टी के अलावा किसी को नहीं देते, हम सिर्फ बीजेपी को देते हैं। मैं बहुत सर, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी बोलती है तुम कम लोगों से मिला करो, तुम सब बता देते हो। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ। मान लो कल कांग्रेस सरकार आ गई, फिर? सर, जब सरकार आ जाएगी तब देख लेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग सर, उसका सर रीज़न है बीजेपी की जो टीम है सर। हमने छत्तीसगढ़ में मेरे जीवन का पहला बड़ा ऑपरेशन किया सर। 90 डेज ऑपरेशन चला सर। वहाँ के एविएशन चीफ होते थे पुष्पेंद्र जी, मैं नाम लेके आपको बता रहा हूँ। वहाँ के संगठन मंत्री थे अजय जामवाल जी, ऐसे 2-4 बड़े लोग थे वहाँ पे। क्या ऑपरेशन हुआ है सर, मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। लोग मुझे ट्रोल करेंगे इस बात पे, मुझे चमचा वमचा बहुत कुछ बुलाया जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं कैसे किसी को, एक सिंगल आदमी ने उनकी तरफ से और एक सिंगल आदमी मेरी तरफ से, दोनों ने क्या मस्त ऑपरेशन किया है। वो जगह बताते थे कि ये जगह पे इसके ये कोऑर्डिनेट्स है, ये परमिशन है। हमारा बंदा हमारे पायलट को भेजता था। जितने कम लोग उतना अच्छा ऑपरेशन, और उतना प्रोफेशनली उन्होंने किया। कोई पैसा नहीं रोका गया, सब एडवांस, और हमने बहुत अच्छा काम किया। हम तो ब्रोकर थे उस वक्त, हमने दूसरे का जहाज लेके दिया था। मेरे जीवन का सबसे बड़ा ब्रेक था वो। तो बीजेपी वाला ही पैसा देता है टाइम से? बहुत सर, देखिए क्या मिसकंसेप्शन है कि ये पावर में है, ये सरकार में है। अमित शाह जी और मोदी जी को इतना टाइम थोड़ी नहीं है कि किसी ऑपरेटर का 2-5 लाख रुपए रोक के उनका जीवन चलेगा। कमीशन मांगते हैं बीच में लोग? कोई नहीं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं मांगते। जैसे अभी मध्य प्रदेश का हम पढ़ रहे थे, हेलीकॉप्टर विवाद हुआ था, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव के बीच में। किसी हेलीकॉप्टर कंपनी का पैसा रोक लिया गया था, बाद में पता लगा कुछ अंदर खाने कहानी थी। उसमें जो लास्ट में 2 दिन की हेल्प की थी वो मेरी ही कंपनी ने की थी, जहाज भेज के, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में थे तो हमने वहां से अपना जहाज 2 दिन के लिए। लेकिन वहां तो कमीशन खेली था ना, वहां था पिछले वाले से कमीशन था या कुछ नया था? वहां था। क्या होता है कि हर जगह हर टाइप के लोग हैं, तो कुछ लोगों ने ऐसा कुछ सेट किया होगा, फिर वहाँ सरकार बदली, नए लोग आए, नए लोगों ने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, उन्होंने उसको पुट ऑन होल्ड कर दिया, और फिर एविएशन इंडस्ट्री ने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि सबको डर आ गया कि यार अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। फिर सेंट्रल से मध्य, तो हमको जानना, मोहन यादव पर हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मिला था? उन्हें बैन लग गया था क्या? बैन लगा था क्या कि हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा? एविएशन इंडस्ट्री ने एज अ, मोहन यादव तो नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि वो नए चीफ मिनिस्टर थे तो उनका ऐसा कोई इंटरेक्शन भी नहीं रहा होगा, आई एम श्योर। बट एज अ बीजेपी MP
लोगों ने एमपी बीजेपी को जहाज देने से मना कर दिया था। तो यही हमको जानना है कि क्या सिचुएशन थी कि एविएशन इंडस्ट्री ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार को हेलीकॉप्टर नहीं देंगे। एक दो ऑर्गेनाइजेशन का मिला के ऑलमोस्ट 27 करोड़ रुपए फंस गया। तो अब जो छोटे ब्रोकर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, जिनके एक ही दो जहाज हैं, उनका तो 20-25 करोड़ में तो नया जहाज आ जाता है। उनको लगा यार 27 करोड़ किसी का फंस गया है, तो एक डर की भावना पैदा हो गई। और उस डर की भावना में लोगों ने, और एविएशन एक अंगड़िया के नेटवर्क की तरह होता है, बहुत कम लोग हैं, 126 NSOPs हैं, एंड आई एम द यंगेस्ट इंडियन टू होल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर परमिट अंडर माई नेम। तो हम सबको ही डर लग गया। फिर क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ सबसे नेबरिंग स्टेट था, हम वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे थे। जो वहाँ के एविएशन चीफ थे पुष्पेंद्र जी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने हमें समझाया कि यार 2 दिन के लिए तुम कुछ भी करके हेल्प करो, आई डोंट नो हाउ यू विल डू इट। तो मुझे ये लगा कि यार 1-2 लोगों की वजह से ये विवाद हुआ है, और फिर अल्टीमेटली वो रिजॉल्व हुआ। चलो, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर शादी में दूल्हे को हेलीकॉप्टर से उतारना हो या शादी में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना हो, हाँ, दोनों का रेट सेम है या अलग अलग है? सेम है, सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो रेट सेम है। लेकिन दूल्हा उतारने में थोड़ा सा वैसा होता होगा ना, कुछ दिक्कत नहीं है? सेम परमिशंस भी सेम लगती है। जैसे अगर आप किसी तालुका, किसी जगह, किसी शहर में अगर हेलीकॉप्टर को लैंड कराओगे, उसका परमिशन का कॉस्ट ही 2-2.5 लाख रुपए आ जाता है। आप हेलीपैड बनवाते हो, आप वहाँ अगर मेन शहरी इलाका है तो आप डीएम से परमिशन लेते हो। डीएम 5 डिपार्टमेंट्स को बोलता है, जिसमें आपका बिजली विभाग होता है, जिसमें आपका PWD होता है, जिसमें आपका पुलिस डिपार्टमेंट होता है। सबकी एक रिपोर्ट आती है, फिर डीएम साहब या SDM साहब उसको साइन करके देते हैं, हाँ लैंडिंग परमिशन जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें ही बहुत पैसा लग जाता है। और उसके बाद जब जहाज आ रहा है तो दोनों की परमिशन सेम होती है, चाहे ऊपर से पुष्प बरसाना हो या जहाज को उस जगह पे लैंड करना हो, कोऑर्डिनेट्स और परमिशन सेम जाती है। और अगर दोनों करवाएं तो सेम रेट लेते हैं, अलग अलग लेते हैं? अगर आप साथ में दोनों करवाएंगे तो कुछ रेट में डिफरेंस आता है, 1-1.5 लाख रुपए का। और कितना देर हेलीकॉप्टर में फूल बरसाते हैं? 15-20 मिनट, इससे ज़्यादा तो क्या बरसाएंगे। कैपेसिटी है ना फूल लेके जाने की 100 किलो, ऐसा तो नहीं है कि 500 किलो के लेके जाएगा। लेकिन मज़ा तो आता होगा, हेलीकॉप्टर से ऊपर से फूल गिर रहा है। हाँ हाँ, गाँव में आदमी 4 आदमी कहता होगा, अरे भैया सर फलानवक लड़के के यहाँ। मैं ऐसे कई सारे नेताओं को जानता हूँ जिनका हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ लगती है। लोग उनको सुनने नहीं आते, सिर्फ उनका हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ लगती है। वो जो भाड़े वाला हेलीकॉप्टर है। हाँ, जनता को क्या पता कि भाड़े का है, कि कौन VT नंबर है, कौन ऑनर है, दिल्ली में बैठा है, बिहार में बैठा है। जनता को लगता है नेताजी का जहाज है। हेलीकॉप्टर में भी कैश पेमेंट होता है या सारा ऑनलाइन? क्यों इनकम टैक्स पढ़वाओगे भाई? नहीं होता है। डेफिनेटली नहीं होता है, डेफिनेटली नहीं होता है। उसका रीज़न है, इलेक्शन कमीशन हर चीज़ की एक जांच परख रखता है। जैसे अगर मेरा हेलीकॉप्टर बता तो ऐसे इलेक्शन कमीशन में सारा हिसाब किताब पूरा जाता है। नहीं, डेफिनेटली भैया, देखो जिसको कमियां निकालनी है, जिसको तरीके लूप होल्स निकालने हैं तो लूप होल निकाल लेगा, बट इन जनरल नहीं होता है। अच्छा, हमको अभिनव भाई ये बताओ, हम जैसे गाड़ी में जाते हैं तो हम पों 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 बजाते रहते हैं। मिर्जापुर में देखे थे, वो गुड्डू भैया नाराज भी हो गए थे कि बजाओगे तो तुम पों कर देंगे। हेलीकॉप्टर में भी एक हॉर्न होता है? कहाँ से लाते हो भैया ऐसे सवाल? हेलीकॉप्टर में नहीं होता है, जेट में होता है। मान लो चिड़िया उड़िया दिखाई पड़े, बजा दो, खिसक जाएगी। काश ऐसा होता, पर ऐसा नहीं होता है। हेलीकॉप्टर में हॉर्न की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जेट में होता है। उसको हम लोग मैकेनिकल हॉर्न बोलते हैं, जो रनवे के समय पे यूज़ किया जा सकता है। जब अगर कोई अपना वो जो ठेलिया वाले घूमते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, बट जनरली लोग यूज़ नहीं करते हैं, पायलट्स उसको यूज़ बहुत कम करते हैं, बट होता है। अच्छा, हमने अब एक सेगमेंट रखा है VIP दुनिया किससे। हाँ, बेसिक सवाल पूछेंगे, आपको खुराफाती जवाब देना है, सच्ची वाला, लेकिन हाइपोथेटिकल नहीं, सही वाला। हाँ। नेता जो हेलीकॉप्टर में बैठता है सबसे ज्यादा क्या करता है? सोता है, फोन चलाता है, अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज देखता है या अपने साथी नेता की चुगली करता है? सबसे ज्यादा सोता है। ओके। दूसरे नंबर पे चुगली करता है। ओके। और बाकी के 2 क्या थे? फोन चलाता है, गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है, भाषण की प्रैक्टिस करता है। फोन तो ऊपर जाके बहुत कम चलते हैं। अरे फोटो होता ना भाई कि देख रहे हैं, वो सब चलता है। हमारी वाली बहुत सुंदर है। हाँ, नहीं मतलब एक्स्ट्रा मेटल सबका चलता रहता है। ये बहुत लास्ट में होता है, बट सोते बहुत लोग ज़्यादा है, क्योंकि उनका जैसे इलेक्शन के टाइम पे थकान बहुत रहती है, तो वो ये समय को सोने के लिए यूज। भाषण की प्रैक्टिस नहीं करते? बहुत कम लोग हैं। ओके। ऊपर नेता खाना वाना खाते हैं हेलीकॉप्टर में, और किसी ने कुछ अजीब सामान रखवाया दारू के अलावा? पान रखवाई गई है कई बार, इसको खा के थूक भी दिया था आपके यहाँ पे? ओके। सबसे अजीब डिमांड क्या हुई हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद किसी की?
किसी वीआईपी की? सबसे अजीब डिमांड तो बस यही है कि 5 आदमी है, छठे को क्या कहते हैं, आप गोद में बैठा दो या वो खड़ा होकर जाएगा हमारे साथ, हमारा खास आदमी ये जाएगा ही। कोई ऐसे नेताजी जो हेलीकॉप्टर में चढ़ने पहले डरे हो? पवन सिंह जी को बहुत डर लगता है। पावर स्टार पवन सिंह? हाँ, उनको बहुत डर लगता है जहाज से। जी पावर एहला से शुरू होके एहला खत्म हो। ये मतलब और भी नेता हैं जो डरते हैं, बट ये आपने रैंडमली पूछा तो ये नाम मेरे दिमाग में किस्सा सुना हो, कोई डर रहा हो, कुछ किस्सा भी रहा होगा? ये बहुत इसलिए फ्रीक्वेंटली पॉपअप होके आया है क्योंकि बिहार इलेक्शन में उनको जिम्मेदारी दी गई थी, तो एक दिन उनको हमारे जहाज से जाना था, तो उन्होंने मना किया कि हम नहीं जाएंगे। तो मनोज तिवारी जी को आप जानते होंगे। हाँ, दोनों हमारे मित्र हैं, पवन जी, तिवारी जी। मनोज भाई को मैं भी बहुत रिगार्ड करता हूँ। तो मैंने उनसे ऐसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा नहीं, उनको डर बहुत लगता है। तो मुझे पता चला कि अच्छा, डर की वजह से शायद वो तो गाड़ी जाते हैं? हाँ, वो गाड़ी से जाते हैं, और हमारे हेलीकॉप्टर में जिस दिन उनका शेड्यूल लगा था वो उसको कैंसिल किए थे। तो मेरे को ये क्यूरियोसिटी आई, तो मैंने पूछा ये सवाल, तो मुझे पता हेलीकॉप्टर छोड़ गाड़ी से कहा जा रहा है। एक क्यूरियोसिटी आती है ना, जनरली लोग क्या है, जैसे मेरे पास सवेरे तो नहीं लगा था। जैसे भैया आपके पास मैक्सिमम रिक्वेस्ट क्या आती है? भैया फेमस कर दो, भैया फेमस कर दो। हमारे पास आती है भैया एक बार आसमान से दिखाओ। लेकिन अगर कोई ये जिसका शेड्यूल लगा हो वो कैंसिल कर रहा हो, तो एक ऐसा सवाल उठा और मैंने पूछा। तो सवेरे तो नहीं बुलाए थे पहुंचने का, टाइम लगा था? नहीं, 10 बजे की फ्लाइंग सवेरे। हाँ, तो उसको सुबह कहते हैं भाई, पवन जी सोते हैं। नहीं, वो आए थे। हाँ, अच्छा, आके नहीं गए? नहीं गए। आमतौर पर थोड़ा लेट उठते हैं। हाँ। उनका आपको इंटरव्यू भी करना हो तो कहते हैं कि दोपहर एक बात प्लान करो। अच्छा, दोपहर हम सो के उठते हैं ना भाई, रात को हम लोग सोते सुबह हैं, हम भी उसी में आते हैं। अच्छा। हमसे आपको सवेरे मिलना होगा तो हम रात भर जग के सुबह मिल लेंगे। मैं सुबह 7 बजे उठने वालों में से हूँ। आप अक्षय कुमार वाले में से हैं? नहीं, अक्षय कुमार जी तो सुबह 4 बजे उठते हैं भैया, वो तो बहुत ही अर्ली हो गया। तो ठीक है, उसके बाद वाले हो गए थोड़े से। जैसे मेरा भाई भी 4 बजे सोता है। 4 बजे वो सोता है। अगर वो और अक्षय कुमार जी साथ में रहें तो मुझे लगता है कि दोनों पहरेदारी भी कर सकते हैं। वो सोने जाएगा तो वो जागेगा, वो जाएगा। अच्छा, हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद उतरते वक्त ज्यादा सेल्फी कौन मांगता? पायलट नेता से या नेताजी पायलट से? जनरली पायलट नेता से। नेता से, अभिनेता से, बाबा जी लोगों से। बाबा बागेश्वर जी जब हमारे हेलीकॉप्टर पे आए तो मेरे पायलटों में मार हो गई कि मैं ही जाऊँगा। हाय हाय, तो आज पर्ची वहीं खुलेगी। अब पर्ची खुलवाई लोगों ने। बाबा जी बताइए, हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा, हमारा घर जाएंगे हम? बाबा बागेश्वर मेरे भी बहुत प्रिय हैं। हमारे भी बहुत प्रिय। हाँ, मैं उनको बहुत रिगार्ड करता हूँ। तो कई बार सेवा का अवसर लगा, और अभी 2-3 दिन पहले भी उनको मुंबई से चित्रकूट हमने भेजा हमारे CJ2 में। तो पायलट लोगों में मार होती है कि फ़ोटो खिंचाएंगे। तो बाबा बागेश्वर क्या करते हैं फ्लाइट में बैठ के, हेलीकॉप्टर बैठ के? वो बहुत फनी आदमी है, बहुत क्यूरियोसिटी वाले आदमी। ये सारा सवाल उन्हीं का है, ये जो हम पूछे हैं सारा। हाँ। ये शुरू में ही पूछे होंगे पहले, कहीं ना कहीं। धीरे धीरे उनको पता लग गया होगा, तब नहीं पूछते होंगे। उनमें बहुत क्यूरियोसिटी है। हाँ। और वो चील बोलते हैं जहाज को। आपने सुना होगा, कई जगह उन्होंने पब्लिकली भी बोला है। हाँ। तो कौन सा वाला चील है, तो वो उनको बहुत मजा आता है। तो क्या अंदर उनका क्या होता है? मान लो 2 घंटे का उनका यात्रा है, तो वो क्या करते हैं? सोते हैं बाबा बागेश्वर, जगते हैं, गप लड़ाते हैं? अब तो मुझे लगता है उन्होंने इतना ट्रैवल कर लिया है, उनके लिए बहुत आम बात हो गई है। बट इनिशियली तो वो बिल्कुल सोते नहीं थे, बहुत सवाल पूछते थे। किस टाइप का सवाल? यही जैसे आपने पूछे, हॉर्न है नहीं है, कहाँ उतारोगे, पूछ के उतारोगे, नहीं उतारोगे, पक्का उतार दोगे। सब सवाल रहते हैं। डर सबको लगता है भाई। डर भैया सबको लगता है। गला सबका सूखता है। गला सबका सूखता है। गला सबका सूखता है। मजेदार मजेदार। कई सारे किस्से भी हुए। एक बार आपने पंकजा मुंडे की फ्लाइट कैंसिल कर दी थी। ओह, मुझे क्या कांड हुआ था? आप ही ये R&D कर सकते हैं। मुझे ये पता था भाई। मैं बहुत मस्त सिचुएशन के साथ आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। और मेरे लिए बड़ा ही उस वक्त तो डिवास्टेटिंग था, डर भी लगा मुझे, और लिटरली बाद में हमें अप्रिसिएशन भी मिला उसका। तो मैं मेरे घर में वीडियो गेम खेल रहा था, वो क्रिकेट 2025 करके वीडियो गेम है, घर पे मैं क्रिकेट खेल रहा था। और मेरे जो CEO हैं मीनम जी, वो मेरे घर में बैठे हुए थे उस वक्त, किसी काम से आए होंगे। कई बार जनरली क्या होता है कि मैं अपने होम ऑफिस से ही काम करता हूँ, तो मैं घर पे था और मैं वीडियो गेम खेल रहा था, वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने 3 दिन का हमारा ऑपरेशन था मुंबई में, जिसमें मैडम को हम लोग फ्लाई कर रहे थे। तो 2nd डे के ऑपरेशन के बाद जनरली हमारे यहाँ पोस्ट फ्लाइट चेक होता है, हर जगह ही होता है। इट्स अ रूल कि आप जहाज़ उड़ने से पहले इंजीनियर प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन करेगा, लैंड करने के बाद पोस्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन करेगा। तो
इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस जो एयरवर्क्स की टीम ने किया। पोस्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन में उनको लगा कि एयरक्राफ्ट इज़ नॉट फिट टू फ्लाई फॉर टुमारो, एक छोटा सा काम आ गया है उसमें जो हम पूरा दिन परफॉर्म करेंगे और फिर नेक्स्ट डे उसको रिलीज़ कर देंगे। तो जैसे ही मेरे CEO ने मेरे को बात बताई कि भाई क्या करना है, ऐसा हुआ है, मैं लिटरली गेम खेलते खेलते बोला ग्राउंड इट। तो नहीं उड़ाओगे? मैंने कहा ग्राउंड इट, इट्स अ वेरी, इट कैन बी वेरी, आप टेक्निकल समझ रहे हैं ना, नेताजी के लिए तो थोड़ा नहीं 100%, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी जान जो है उनके लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो उस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, बड़ी नेता हैं। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैं मेरे ऑफिस गया और मेरा जो ऑपरेशनल इंजीनियर है उसके पास फ़ोन आया, कल क्या हुआ था फ्लाइट में। तो मेरे दिमाग अचानक से ठनका, मुझे 1 सेकंड के लिए लगा शायद मेरी टीम ने कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं बताई है। अलग अलग जगह से फ़ोन आने लग गया, कुछ उनके समर्थक गण मेरे ऑफिस में फ़ोन करने लग गए, वहीं से घुसा देंगे जहाँ से निकले हो, मैडम को कुछ हो जाता तो ये हो जाता। तो मेरी टीम ने जो भी आंसर किया हो, पर मैंने मेरी टीम को बोला, मैंने कहा पहले तो ये मेक श्योर करो कि मुझे जिस टाइम पे पता चला क्या वो इंसिडेंट उसी वक्त रिकॉर्ड हुआ था या नहीं। तो खैर DGCA ने अपना इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किया, हमने भी अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की और बाद में आप DGCA के ट्विटर हैंडल पे आप VTOSC और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे एक साथ सर्च बॉक्स में तो आपको आएगा। DGCA ने बाद में हमें अप्रिशिएट किया कि वी नीड मोर ऑपरेटर्स लाइक दिस। मतलब एक JDG ने मुझे फ़ोन करके बोला कि ये तो ऐसा ही करना चाहिए, अगर आपको कोई फॉल्ट मिलता है आप जहाज़ को उसी वक्त ग्राउंड करो, ना कि छोटे प्रॉफिट के चक्कर में आप कल भी जहाज़ उड़ा रहे हो। हमारे लिए भी फाइनेंशियल लॉस है, बट मोर देन फाइनेंशियल लॉस, नो ऑपरेटर और नो ओनर एक कंपनी का कोई ऐसा दुनिया में नहीं होगा जो चाहेगा उसके जहाज़ पे कोई कैजुअलिटी रिकॉर्ड हो। ये मैं सभी ओनर्स के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि जहाज़ से के इंश्योरेंस से पैसा तो रिकवर हो सकता है जहाज़ का, लेकिन जो आप रेपुटेशन खोगे, जो आप इंडस्ट्री में नाम खोगे और जो आपकी वजह से किसी की जान जाएगी, वो हमारे लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो, ये आपकी कंपनी का मामला नहीं, फिर भी पूछ लेता हूँ मैं। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ होती है। बहुत सारी थ्योरियाँ हैं, किसी ने कहा मरवा दिया, किसी ने कहा नेचुरल था, किसी ने कहा पायलट की गलती थी। आपकी राइवल कंपनी है, फिर भी एज अ व्यूअर मैं समझना चाहता हूँ या दर्शक समझ आते हैं, उनकी हत्या करवाई गई आपको प्रथम दृष्टया लगता है, या लगता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी और इतने बड़े आदमी का जो हेलीकॉप्टर होगा, आई एम श्योर बड़ा खास हेलीकॉप्टर रहा होगा, डबल इंजन हेलीकॉप्टर होगा, डबल इंजन हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया? भैया वो Learjet 45 XR था, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट एयरक्राफ्ट्स, यानी अच्छा, बहुत अच्छा। इनफैक्ट हम भी उसी कैटेगरी का एक खरीद रहे हैं, तो इतना अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। और वो जेट है, प्रॉपर जेट है। और वो जो कंपनी है VK सिंह जी की, उनके बेटे रोहित, तो वो मेरे कॉमन फ्रेंड्स में से हैं, मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड हैं और हमारी 2-5 बार बात भी हुई है। कोई भी ऑनर, जैसा मैंने कहा, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि अगर किसी को मरवाना ही होगा, मैं उन पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, तो व्हाई दे विल चूज जेट क्रैशिंग ओनली? द पर्सन कैन चूज एनीथिंग। माय पॉइंट इज AIB, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट अभी तक उसमें दी है, उसमें एयरक्राफ्ट में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं पाया गया है। और एज एन ओनर, कोई भी ओनर हो, भले मेरी राइवल कंपनी है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि कोई भी ओनर अपने एयरक्राफ्ट में, अगर उसका हाथ में तो सिर्फ इतना ही है ना कि आपके एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो, मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। पायलट का अंदर जाके क्या बिहेवियर है या पायलट कैसे उड़ा रहा है, मैं किसी पायलट को दोष नहीं दे रहा हूँ, बट एयरक्राफ्ट में अगर टेक्निकल फॉल्ट नहीं है तो ज़रूर विजिबिलिटी का कोई इशू हो सकता है या फिर पायलट के कंट्रोल का कोई विषय हो सकता है। एयरक्राफ्ट में हमें कोई कमी नहीं निकली। हालांकि हमारे एज एन एविएटर, मैं मेरे फेलो ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी बोलना चाहूँगा कि हमें पायलट्स पे दबाव भी कम बनाना चाहिए। अननेसेसरी कि नहीं तुम रात में भले पार्टी किए हो, आज वो नहीं जा पा रहा, तुम जाओ। इसी वाले में एक थ्योरी आई थी कि इन पायलट पर शायद ये आरोप लगा था कि थोड़ा हैंगओवर में थे। मुझे नहीं पता, वो दिवंगत आत्मा है, मैं नहीं जानता, बट एक थ्योरी आई थी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि शायद लास्ट मोमेंट में उनका नाम चेंज कर दिया गया था। हाँ, और बिल्कुल ऐसा हुआ था। ये हुआ था? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ था। वो तो 2 चीज़ें मेरे सामने भी आई। वो मैंने ATC को जो मेल भेजे गए थे 2 पायलट्स के, पहले 2 दूसरे पायलट थे, बाद में 2 दूसरे पायलट थे। लेकिन ऐसी चीज़ें एविएशन में होती रहती हैं, बट ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
लास्ट मोमेंट पे पायलट चेंज होना, मुझे पता होना चाहिए कि परसों मैं फ्लाई करूंगा या कोई और फ्लाई करेगा, ताकि रात को मैं टाइम से और टाइम से उठो, टाइम से जाऊँ। एज लॉन्ग एज आप एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, इंजीनियरिंग टीम या कंपनी की डायरेक्ट फॉल्ट की बात करोगे, मुझे नहीं लगता है। बट ये जो आप पॉइंट कर रहे हो, इसमें मैं भी आपसे कहीं ना कहीं, बट इसमें फिर एक और सवाल है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश होता है, फिर महाराष्ट्र में अहमदाबाद प्लेन क्रैश में कई लोगों की जान चली गई, महाराष्ट्र में एक प्लेन क्रैश हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अब चाहे अहमदाबाद में लोग मारे जाएं या महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम मारा जाए, हर बार एयरलाइंस कंपनियां जो होती हैं वो आरोप पायलट पे लगा देती हैं। एक आम आदमी के मन में चला गया है, या पायलट के परिवार का ये कहना होता है कि अपने आप को बचाने के लिए बड़ी कंपनियां पायलट पर दोष मर देती हैं ताकि कंपनी की रेपुटेशन अच्छी रहे, भले मरने के बाद भी पायलट की बदनामी हो। शुभंकर भैया, मुझे पता है कि आप ये सवाल जो है जनता के बिहाफ पे पूछ रहे हो, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि बहुत ही एविएशन का नॉन टेक्निकल एक्सपीरियंस के साथ ही लोग ऐसे सवाल करते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप तो ऑब्वियसली लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपका काम है सवाल पूछना। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ अहमदाबाद प्लेन क्रैश से रिलेटेड। जैसा कि मैंने 2 चीज़ों का जिक्र किया, CVR, FDR। हम सबको पता है मोटा मोटी तौर पे कि जो एयर इंडिया का फ्लाइट था बोइंग 787, उसके अंदर फ्यूल कट हुए। फ्यूल कट होने का एक प्रोसेस होता है, वो कोई बटन नहीं है जिसको आप ऐसे दबा दोगे और आपके इंजन्स में फ्यूल जाना बंद हो जाएगा। दिस इज़ नॉट हाउ इट हैपन्स। देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर, इट्स अ गियर सिस्टम। आप एक बार लॉक करोगे, एक बार अनलॉक करोगे, एक बार उसको पुश करोगे, एक बार पुल करोगे, देन ओनली आपका फ्यूल कट हो सकता है। और अगर किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से फ्यूल कट होगा तो FDR में ऑटोमेटिक डेटा रिकॉर्ड होता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो होता है उसमें ऑटोमेटिक, ये कोई भी प्लेन के अंदर कोई भी कमी आएगी FDR में वो रिकॉर्ड होता है। तो जो AIB की इंस्पेक्शन हुई, जो AIB ने अपनी जांच बनाई, उसमें FDR में कोई कमी नहीं है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR में ये आया जिसमें एक पायलट दूसरे पायलट से गुस्से में पूछता है कि तुमने ये बंद क्यों किया। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जब आप बोइंग 787 जैसे बड़ी मशीनरी को देखते हो, जो एक वर्ल्ड लेवल की कंपनी है जिसने अपने 101 साल तो R&D में पैसे खर्च किए होंगे तब जाके एक ऐसा सिस्टम बनाया है, आप 2-5 साल में कभी ऐसा क्रैश देखते हो। इसमें ऑटो पायलट होता है। एक सर्टेन हाइट के बाद एयरक्राफ्ट में ऑटो पायलट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उस सर्टेन हाइट से पहले ही जब FDR में कोई विषय नहीं आया, मतलब कि FDR ने ये रिकॉर्ड नहीं किया कि आपके एयरक्राफ्ट में कोई ग्लिच था जिसकी वजह से फ्यूल बंद हुआ, तो फिर कैसे बंद हुआ? ये तो कोई समझदार आदमी ही बंद कर सकता है ना, जिसको ये समझ होगी कितनी हाइट से पहले हमें इसको बंद करना है, क्योंकि उस सर्टेन हाइट पर जाने के बाद एयरक्राफ्ट कभी क्रैश कर ही नहीं सकता। अगर आप चाहो तो भी नहीं कर सकता। दिस इज अ वेरी, मतलब मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ। चलो, इसको और एक से मेरे क्यूरियोसिटी सवाल है, हालांकि इसका जवाब मैंने दे दिया है। बहुत बार हमने देखा है, चाहे अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो या अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो, पहले 60 सेकंड में ही हादसा हो गया। 60 सेकंड में हादसा क्यों आता है? नहीं, अजीत पवार जी के केस में लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ। ओके। और इसमें पहले 60 सेकंड में हादसा हुआ, मतलब पहले 2-3 मिनट के अंदर। मैं रिफ्रेम करता हूँ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद ये सवाल आया कि जब नीचे सब कुछ जांच पड़ताल होकर गए, तो पहले 60 सेकंड में हादसा कैसे आता है? डेलिब्रेट हो सकता है और इंटेंशनली किसी के साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। और ऐसा आप रिपोर्ट्स में देखेंगे, और मैं ये बहुत बेबाकी से ये बात ये बोल रहा हूँ, मुझे पता है इसके रिपरकशंस होंगे मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि देयर इज अ सर्टेन लॉबी। मतलब ये आप ये कह रहे हो कि हो सकता है अहमदाबाद प्लेन क्रैश खुद ही करवा दिया हो? नहीं, साइकोलॉजिकल इशू पायलट। हाँ, देयर इज अ सर्टेन साइकोलॉजिकल इशू। किसी भी दिवंगत आत्मा के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट देयर आर रिपोर्ट्स अराउंड इट। और आप कि पायलट ने करवाया था, खुद कर दिया था? हाँ। शिट मैन, इतने लोगों की जान ले ली। सोसाइटी से कई बार आप अंदर ही अंदर घुटते हुए कई सारी चीज़ें अपने मन में फ्रेम करते हो। और मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ जिसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, और मैं जब ऐसे बयान दे रहा हूँ तो मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बयान दे रहा हूँ। मैंने देखा कि उसमें हम सब ने सुना, ऐसे आरोप सुने कि उसमें एक फॉर्मर CM थे गुजरात के, हो सकता है सरकार ने करे। सरकार के पास ऐसा टाइम नहीं है सर। अब मैं सबको कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को इतना ईजी लगता है कि सरकार इतने खाली बैठी है कि अपने ही एक पार्टी के व्यक्ति को इस तरीके से, ऐसा नहीं होता है।
देयर आर इंडिपेंडेंट पीपल। आप मेरी गाड़ी में बैठे हो, आप इतने बड़े देश के पत्रकार हो, मेरा ही दिमाग घूम जाए और मैंने कहीं गाड़ी को ठोक दिया तो क्या सरकार मुझे फंड कर रही है आपको मारने के लिए? ये तो मेरा भी साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है ना। हम लोगों को क्या भैया आदत पड़ गई है हर छोटी चीज़ पे सरकार को ज़्यादा सोचने की, सीधे सरकार को ब्लेम करना, सीधे होम मिनिस्टर को के बारे में बोलना, सीधे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। दे डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दीज स्टूपिड शिट। एक व्यक्ति के साथ साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है क्योंकि न CVR में ये बात आ रही है, दूसरे पायलट का आवेश में आया क्वेश्चन भी है, वो वॉइस क्लिप तो अब तो पब्लिक है, आप देख भी सकते हो। न FDR में ये आ रहा है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में कहीं ये प्रूफ नहीं है कि जो फ्यूल इंजन कट हुए, जो फ्यूल कट हुए वो किसी टेक्निकल स्नैक की वजह से हुआ, ऐसा भी नहीं आया। तो क्या है, किसी न किसी को बंद ही करना पड़ेगा ना। हाँ, अब या तीसरा भूत आ गया हो तो उस पर मैं नहीं कमेंट कर सकता। कुछ पॉडकास्टर्स हैं जो भूत के बारे में भी बात करते हैं तो वैसा कुछ हो गया हो तो मैं नहीं कह सकता भैया। बट जो टेक्निकलिटी को हम समझते हैं कि X नहीं हुआ होगा, Y नहीं हुआ होगा तो Z हुआ होगा, उसके बेसिस पे ये बात है। बाप रे। चंद्रशेखर आज़ाद को भी ना कहा गया था आपकी तरफ से, आज़ाद समाज पार्टी वाले? VTYRG करके एक हेलीकॉप्टर था, हमने लीज पे लिया था MP इलेक्शन 2023 के दौरान। ये वही समय है जब मैं पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठा था और उनको 2 दिन में 6 से 7 सेक्टर करने थे। और शुभंकर भाई, मैं आपको बताऊं, जब एक ही दिन में 4-5 सेक्टर करने होते हैं और 2 दिन में 6-7 सेक्टर करने होते हैं तो टाइम की बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है, क्योंकि आप ऑपरेशनल टाइम में ही फ्लाई कर सकते हो। सनराइज़ के बाद फ्लाई कर सकते हो, सनसेट से पहले फ्लाई कर सकते हो, और सनसेट से पहले आपको लैंड करना है, फ्लाई नहीं करना है। और लेट से आपको 4 बजे एक जगह से निकल के दूसरी जगह पहुंचना है और 5 बजे का सनसेट है तो, और 1 घंटे की फ्लाइंग है तो आपको 3:55 पे निकलना होगा, तभी तो आप 2:55 पे निकलना होगा, तभी तो आप 3:55 पे लैंड करोगे अगर 4 बजे का सनसेट है तो। और 3:55 पे निकलोगे तो 4:55 पे लैंड करोगे अगर 5 बजे का सनसेट है तो चंद्रशेखर जी को जाना था और वो गए भी, वो किसी एक जगह रैली से 10-15 मिनट लेट हो गए जिसकी वजह से वो समय पे नहीं पहुंचे और हमारे उस वक्त के पायलट ने डिनाई कर दिया फ्लाई करना। तो वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ, यूट्यूब पे भी है कि आप चाहेगा तो पीछे चलाइएगा। उसमें बोला गया कि तुम्हारे मालिक को फ़ोन आ गया हो दिल्ली से किसी बड़े उसका। तो ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमने अगर किसी का जिम्मेदारी लिया है, हमने किसी का चार्ज लिया है, तो हम लोगों का कोशिश रहता है कि टेक्निकलिटीज़ में रह के जो हम लोग बेस्ट कर सके करें। बट एज अ पैसेंजर आपको भी ध्यान रखना है कि अगर हमने आपको जो समय दिया है, आपको वहाँ पे आपका रैली ख़त्म करके पहुँचना पड़ेगा। बिकॉज जब आप हमारे एयरक्राफ्ट में हो तो एवरी टेक ऑफ एंड लैंडिंग इज़ एन इमरजेंसी इवेंट। एवरी टेक ऑफ एंड लैंडिंग हम क्लास में हैं, पढ़ा रहे हैं। एज अ टीचर मैं एग्जांपल दूं तो हम 30 में से 1-2 क्लास ख़राब भी लें, 28 क्लास अच्छी लें तो काम चल जाता है। लेकिन मेडिकल एक ऐसी फील्ड है और ये एक ऐसी फील्ड है, आप अपना एक भी ऑपरेशन ख़राब नहीं कर सकते। आपको हर टेक ऑफ, हर लैंडिंग बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना पड़ेगा। और हमने रूल बुक में रह के जो हम कर सकते थे हमने किया। एक बड़ा अच्छा किस्सा सुना था मैंने पवन हंस का। अंडमान में हेलीकॉप्टर जा रहा था फरवरी की सुबह, 5 पैसेंजर 2 क्रू थे और नीचे समंदर था और उसके बाद हेलीकॉप्टर समंदर पर उतार दिया गया था। ये सच्चा किस्सा है? हाँ, और उसके बाद उन्हें तैर करके निकलना पड़ा क्योंकि एक किस्से में एक बड़ी अच्छी चीज़ और मुझे पता लगी थी कि हेलीकॉप्टर पानी के ऊपर आधे घंटे रहा और बाद में 7 लोग जिंदा ही बच गए समंदर के ऊपर। हाँ, तो वो लोग खुद से तैर के निकले। हालांकि फ्लोटर्स होते हैं ऐसे जहाज़ में जो ऐसी जगहों पे ऑपरेट करते हैं। तो अभी तो AIB की रिपोर्ट है, ऑफिशियली ये तो डेटा आ चुका है भैया। मैं तो आपको अब ये बता रहा हूँ जो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसमें एक्चुअल में वो फ्लोटर ऑन करना। बट किस्सा बताओ ना कि कैसे पॉसिबल है, मतलब समंदर में हेलीकॉप्टर कैसे तैर गया? फ्लोटर्स होते हैं। ओके हाँ, फ्लोटर्स इसमें हेल्प करते हैं। कितना भी गहरा पानी हो, कितना भी गहरा पानी हो, डूबेगा नहीं हेलीकॉप्टर? नहीं, अगर फ्लोटर्स हैं तो। हाँ, फ्लोटर्स आपके पास इंस्टॉल्ड होने चाहिए। मान लो लहरा आई तो लहरा आई आपको मारी, धड़ाक से आप पलट गए। बिल्कुल, वो पायलट की समझ सूझबूझ के ऊपर है कि वो किस तरीके से ऐसी जगहों पे लैंड कर रहा है। इसमें बहुत चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक दूसरे किस्से से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये भी लक्षद्वीप का हिस्सा है। तो कैवसेक फ्लाइट होती है जिसमें क्या होता है कि लक्षद्वीप जैसे आइलैंड पे वहाँ की सरकार और पवन हंस ने मिलकर एक टाई अप किया था। 2018 की बात बता रहा हूँ क्योंकि अभी वो पायलट कैप्टन सविता सिंह हमारे साथ हैं।
वो पहले पवन हंस में थी, उससे पहले वो आर्मी में थी। तो सविता जी अंद्रौथ करके एक जगह है लक्षद्वीप में, वहाँ से कोचिन जा रही थी। तो नारियल काटते हैं ना ऊपर चढ़ के, हाँ हाँ, तो वहाँ से 2 लोग नारियल काटते हुए गिरे और उनके सर पे चोट लग गई। अब आपको इससे ये पूरा अंडमान वाला किस्सा क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मेडिकल फ़्लाइट थी, ये लोग गए, उनको रेस्क्यू किया, फ्लाइट में बैठाया और वापस आने लगे। डॉल्फिन का जहाज़ है, डॉल्फिन का इकलौता टेल रोटर फेलियर हुआ है उस दिन। तो वो हवा में थी, कोचिन एयरपोर्ट एक लंबा रनवे है, वहाँ उनको लैंड करना था, और ये वो हेलीकॉप्टर है डॉल्फिन का जिसमें चक्के लगे होते हैं। तो हमारी कैप्टन ने क्या किया कि वाइल फ्लाइंग उनको ये एहसास हुआ कि जब मैं स्पीड कम कर रही हूँ, 85 नॉटिकल माइल से कम कर रही हूँ, तो मेरा टेल रोटर पीछे से बेंड हो रहा है, मतलब और कम करूँगी तो शायद हेलीकॉप्टर घूम जाए। तो उन लोगों की अपनी ट्रेनिंग होती है, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि शायद मेरा टेल रोटर फेल हो गया। उन्होंने अपने को पायलट को बताया कि टेल रोटर फेल हो गया है। तो उनके पायलट ने मजाक में, को पायलट ने उनको मजाक में बोला, क्या मैम मैं ही मिला हूँ मजाक करने, डॉल्फिन का आज तक टेल रोटर फेलियर नहीं हुआ है। तो बोली नहीं टेल रोटर फेल हो गया है। तो चेकलिस्ट होती है, हर जहाज़ में होती है कि ऐसी कंडीशन में क्या करना है, टेल रोटर फेल हो जाए तो क्या करना है, एमजीबी फेल हो जाए तो क्या करना है। इन्होंने 85 नॉटिकल माइल से 85 नॉटिकल माइल किलोमीटर पर आवर में बताऊं तो ऑलमोस्ट 160-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, इन्होंने वो स्पीड मेंटेन की। 15 मिनट चेकलिस्ट को पढ़ा, और जो मेरी कैप्टन ने मुझे बताया कि सर मैं जब ये सिमुलेटर पे कर रही थी, जो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है जिस पे लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो बोली मैं उसमें क्रैश कर गई थी। तो मुझे ये पता था कि क्या नहीं करना है, क्या करना है तो सबको पता था, क्या नहीं करना है ये उनको पता था। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि रनवे अच्छा था, लंबा रनवे था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब 85 नॉट से नीचे नहीं आऊँगी और मैं 85 नॉट्स की स्पीड में ही लैंड करूँगी। तो उन्होंने स्पीड मेंटेन करते हुए 85 नॉट्स प्लस यानी 170 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कोचीन एयरपोर्ट पर लैंड किया। लैंड करने के बाद वो स्पीड बहुत तेज़ थी, तो चक्के वाला हेलीकॉप्टर है तो वो चलते हुए आ रहा है। तो बोली जैसे मैं स्पीड कम कर रही हूँ, अब वो अपना रूप दिखाना चालू कर रहा है। तो रनवे से हेलीकॉप्टर डिरेल हो गया। अभी वो पीछे 2 लोगों के बारे में सोचिए जिनका सर फटा हुआ है, उनको तो यमराज सारी कोशिश कर रहा है ले जाने की। तो डिरेल होके वो नीचे कच्ची पट्टी पे उतर गया और सामने नाला था, बट स्मार्ट कैप्टन, स्मार्ट ट्रेनिंग, उन्होंने खैर सक्सेसफुली ये लैंड किया। तो अब आप देखिए जैसे इसमें टेक्निकलिटी थी कि 85 नॉट से कम नहीं करना है, तो आई एम श्योर उसी कंडीशन में भी कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से वो किया जाता। तो एक ऐसी और कहानी मैंने पढ़ी थी, हाँ, 4 धाम यात्रा चल रही थी उत्तराखंड के पहाड़ों में, हेलीकॉप्टर में दिल्ली की फैमिली थी। 11,000 वोल्ट की बिजली के तार टकराता है, टेल रोटर में तार उलझ जाती है और कॉकपिट में पायलट बैठी थी अनुपमा चौधरी, उन्होंने खेत में उतार दिया, सब जिंदा बच गए। तो पायलट के ऊपर आई थिंक काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, बहुत डिपेंड करता है सर। अभी जैसे आपने मेरे से सवाल किया कि ये तो बहुत आसान है पायलट्स को ब्लेम करना, मैं सारे पायलट्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्टोरी के हिसाब से, समय, इंसिडेंट के हिसाब से फैक्ट्स बता रहा हूँ, जो मुझे मेरी व्यक्तिगत राय है, वो गलत भी हो सकती है लेकिन मैं मेरी व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ। जैसे मैंने अभी, आपने कैप्टन अनुपमा के बारे में बात की, मैंने इनके बारे में सुना है, बहुत अच्छी पायलट। कैप्टन सविता के बारे में बात की, कितना अच्छा उन्होंने रेस्क्यू किया सबको, और बाद में वो दोनों जानें भी बची जो जिनको वो रेस्क्यू करके ले आई। यहाँ पे 5-6 जानें बची। तो ऐसा नहीं है, पायलट्स की हीरोइज्म से बहुत लोगों की जानें बची भी हैं। और आप देखिए एविएशन इंडस्ट्री का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट वे टू मोड ऑफ ट्रैवल। आप साल में कितने इंसिडेंट रिकॉर्ड करते हो कि ऐसा हुआ? बस आपके यहाँ ये होता है कि जब आपके यहाँ होता है तो फिर बचता नहीं। तो सबको पता चलता है। ऐसे तो जब हम लोग बैठे हैं तो ऐसा मानते हैं कि 76 मौतें पर डे हो रही हैं, ऐसा कुछ डेटा है, आपको पता होगा। रोड एक्सीडेंट में 76 मौतें, पर क्या वो इतना कॉमन हो गया है कि हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते? पर क्या पर डे एविएशन में कोई मौत हो रही है? क्या पर डे ये फेलियर हो रहा है? खबर बड़ी बन जाती है, बस खबर बड़ी बन जाती है। एंड इट्स वेरी इजी टू टारगेट। जैसे क्या अभी ट्रक वाला साइकिल वाले को मार दे तो गलती ट्रक वाले की होगी, चाहे साइकिल वाला उल्टा ही आ रहा हो। पायलट का कितना तनख्वाह होता होगा एक पायलट का? अलग अलग हेलीकॉप्टर पे, अलग अलग जेट्स पे अलग अलग तरीके से होता है, बट कम से कम कितनी तनख्वाह होती है? 4-5 लाख से शुरू होता है और 15-20 लाख तक जाता है।
हमारे जो पायलट्स हैं वो 10 लाख के आसपास की रेंज। सारे पायलट अय्याश होते हैं? नहीं, पायलट लोग बहुत बदनाम है। नहीं, बहुत सारी धार्मिक। एयरलाइन में जितना क्रू लोग मिलती है हम लोग को, और एक उन परसेप्शन बना है कि पायलट लोग ठरकी बहुत होते हैं। ऐसे तो अभिनेताओं के बारे में भी है, नेताओं के बारे में भी है। ऐसे तो नेताओं के बारे में भी है। कुछ 2, 5, 10 कीड़े मकोड़ों की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री को ख़राब नहीं कह सकते। मेरे बहुत ऐसे अजीज़ दोस्त हैं जिन्होंने रिश्ता निभाया, इस हद तक निभाया कि देख के लगता है कि यार प्यार हो तो ऐसा हो, नहीं तो ना हो। अब मतलब उसकी थ्योरी शायद आती होगी कि पायलट और क्रू का जो लेओवर होता है अलग अलग शहरों में रुकने का, उसको लेकर थ्योरीज निकालते हैं। ये सब क्या है ना कि हम लोगों को बहुत हद तक, मैं तो खुल के बोलूँगा भाई, सिनेमा ने बहुत ख़राब किया है। सिनेमा की स्टोरी में हम लोग 2-5 स्टोरी ऐसी हर चीज़ देखे को सेक्सुअलाइज कर दिया है। सेक्सुअलाइज कर देते हैं। ऐसा नहीं है। मैं देखता हूँ हमारे कई सारे पायलट्स, मेल फीमेल, एक साथ एक होटल में अलग अलग ऑब्वियसली डिफरेंट रूम्स होते हैं, रुकते हैं। हम लोगों की नज़र भी रहती है क्योंकि सब और भी टाइप के स्टाफ हैं, इंजीनियर हैं, ये है वो है। ऐसा नहीं होता है। ये मतलब 2-5 जगह कोई ऐसा किस्सा हो जाता होगा तो उसमें सबको नहीं ऐसे। सबसे डरावनी स्टोरी आपके हेलीकॉप्टर साथ क्या हुई आज तक? कोई किस्सा का सुनाना? मेरे एक पायलट हैं, उनका अगेन एक इंजन उनका काम करना बंद कर दिया था। कैप्टन भटनागर, मेरे ही जहाज़ का किस्सा है और नॉर्थ ईस्ट का किस्सा है, असम का, गुवाहाटी का। और उन्होंने मुझे 20 दिन बाद फ़ोन करके डांटा। बोले मैंने इतना बड़ा रेस्क्यू किया और मैं मिड एयर मेरा इंजन काम करना बंद कर दिया और मैंने लैंड किया और आपने मुझे बधाई नहीं भेजी। तो अब मैं ऐसा आदमी हूँ शुभंकर भाई कि मुझे लगता है कि अगर इस मोमेंट में मैं फ़ोन करके ये बोलूँगा कि अरे बहुत अच्छा काम किया, तो मुझे ये डर रहता है कि क्योंकि इनका रेगुलर काम है, इनको कोई ओवर कॉन्फिडेंस टाइप की चीज़ें नहीं है। तो दो आई अपोलोजाइज्ड हिम दैट डे। मुझे लगा कि अरे सर, अगर मुझे पता था आपने क्या किया है। उनको लगा कि मुझे बताया ही नहीं क्या। लेकिन शुभंकर भाई, मैं और आप, स्पेशली मैं एसी केबिन में बैठ के, मेरे हेलीकॉप्टर्स, मेरे पायलट जिनके भरोसे मैंने छोड़ रखा है, वो जो उनका हीरोइज्म है, वो मैं और आप दूर बैठ के इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेरे लिए सबसे डरावना वही है जो बर्ड हिट हो रही थी, क्योंकि उसमें मैं था। बट वो तो ऐसी मल्टीपल सिचुएशंस फेस करते हैं। कभी ऐसा हुआ कोई पायलट आके कहा आपसे धीरे से कि सर आज बाल बच गए? ये वही किस्सा है जो मैंने बताया। 20 दिन बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तुमने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मुझे मेरी मौत दिख रही थी, मेरे 2 बच्चे दिख रहे थे, मैं तुम्हारे लिए क्यों काम करूं? मैंने कहा नहीं, आई एक्नॉलेज इट एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट। अगली बार से मैं आपको फ़ोन करूंगा, भगवान ना करे अब मुझे आपको फ़ोन करके ऐसा बोलने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, कुछ कॉकपिट के सीक्रेट और आसमान के देसी सवाल हैं। सबसे डरावनी बात जो पायलट जानते हैं लेकिन पैसेंजर को नहीं बताते? मैं आपको सबसे रिवर्स आंसर करता हूँ। जैसे आपने देखा हो, दोनों का आंसर करता हूँ, इसका मैं एक बार थोड़े एक जवाब देने के बाद करूँगा। जैसे आपने देखा होगा कि टर्बुलेंस आता है, बहुत बेसिक सवाल, क्योंकि हम सब फील करते हैं, हम सबको बहुत डर लगता है, बट टर्बुलेंस इज़ एक्चुअली इन आवर माइंड्स। पायलट के लिए, क्रू के लिए बहुत रेगुलर किस्सा होता है। अगर आप बहुत टर्बुलेंस में हो, मैंने देखा लोग हनुमान चालीसा और ये सब भी पढ़ना चालू कर देते हैं। एक किस्सा तो हमारे साथ हुआ। मैं एक जहाज़ में था बिज़नेस क्लास में, और हम लोग, इंडिगो की फ़्लाइट थी। आपने देखा होगा अनुपम खेर ने और अजिंक्य रहाणे ने एक वीडियो बना के भी उस पर डाला है अपने इंस्टाग्राम पे। उस फ्लाइट में मैं भी था, इधर मैं बैठा था, एक सीट खाली थी, अनुपम खेर जी थे, अजिंक्य रहाणे जी थे, और पीछे रणबीर कपूर की सिस्टर की फैमिली थी उस बिज़नेस क्लास में। और हमारा एयरक्राफ्ट लैंड हुआ, हल्का सा स्किड हुआ और वापस टेक ऑफ कर गया, और हम सब ने राम नाम लेना चालू कर दिया। मुझे लगा गए। मैंने लिटरली उस कुछ सेकंड में, क्योंकि जब जहाज़ नीचे आ जाता है तो हम टेक्स्ट कर देते हैं, तो मैंने टेक्स्ट करना चालू कर दिया, माई फ्लाइट नंबर इज़ दिस, इट वॉज अबाउट टू क्रैश। मेरी भी फट गई। आज आप अनुपम खेर जी के प्रोफाइल पे जाएंगे, उन्होंने इस पर वीडियो बनाया, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद उनको याद आए कि मैं भी था वहाँ पे। फिर क्या हुआ कि अनुपम खेर जी ने उसको केबिन क्रू को पूछा कि वाई दिस इज़ हैपनिंग। तो उसने बोला, केबिन क्रू ने, कि हमने पूछ लिया है, सब ठीक है। बोले अरे पूछ लिया तो मुझे भी बताओ ना। तो केबिन क्रू का रिप्लाई था, वो एक्चुअली जो को पायलट है वो नहीं है ना, वो अटेम्प्ट कर रही थी फ्लाइंग लैंडिंग। तो अनुपम खेर जी बोलते हैं तो ये बताने की चीज़ है। तो ऐसे भी कुछ चीज़ें होती हैं।
जो जैसे आपने पूछा कि अगर कुछ चीज़ें होती हैं जो पता होती हैं, बहुत बार पता होती हैं, एकदम यंग पायलट है, फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहा है लैंडिंग का, आपको नहीं पता होगा, आप बैठे हो उसके भरोसे, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है लैंडिंग का। अगर उड़ते हेलीकॉप्टर में इंजन बंद हो जाए हाँ, तो पायलट के पास कितने सेकंड होते हैं और उन सेकंड में वो क्या सोचता है? हेलीकॉप्टर के साथ बहुत सीरियस कैजुअलिटी होगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर का शेप ऐसा है शुभंकर जी कि अगर उसका इंजन बंद हो गया, एज इन कंप्लीटली बंद हो गया, तो इट विल डू अ प्रॉपर फ्री फॉल, जैसे आप किसी कांच के ग्लास को ऊपर से उठा के नीचे छोड़ दो, और वही होता है क्रैश में। लेकिन अगर आपके पास जेट है तो वो ग्लाइड करेगा, जेट में ग्लाइडिंग कैपेसिटी होती है। इसलिए आपने देखा होगा, अभी भी मेरे एक दोस्त हैं जागृत, चेतक एविएशन के ओनर हैं, अभी उनका एक विमान जो है वो पायलट अलीगढ़ में है उनका, तो वो करते करते कासगंज चली गई और उसने रियलाइज़ नहीं किया कि वो कासगंज में है, और वो एटीसी को ये बता रही थी कि मैं अलीगढ़ के पास हूँ। जब उसका फ्यूल ख़त्म हो गया तो शी हैड टू ग्लाइड एंड लैंड, और उसने खेत में लैंड किया और अल्टीमेटली वो भी जिंदा बच गई, बट जहाज़ को डेफिनेटली डेंट आया। बट अगर ये हेलीकॉप्टर में होता तो वो नहीं बचती। okay. मैं आपका डर बढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं, मज़ा आ रहा है मुझे। इसी से एक सवाल, अगला सवाल पूछ लेते हैं। हाँ। वो क्योंकि वो अलीगढ़ से कासगंज पहुंच गई। हेलीकॉप्टर में पायलट को रास्ता कैसे पता चलता है? उनके पास भी गूगल मैप होता है? प्रॉपर नेविगेशन सिस्टम होता है, गूगल मैप जैसा? गूगल मैप से बहुत अच्छा, उससे बहुत ज़्यादा एलिवेटेड, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता वाला, कि ऐसे से चलना है प्रॉपर। और उसमें ये नहीं होता कि उधर से भी कोई चला आएगा सामने से? उसमें सब दिखता है, उस रडार सिस्टम में उनको सब दिखता है, कौन आ रहा है, क्या हाइट है, कितने नॉटिकल माइल्स पे है, हमें क्या स्पीड मेंटेन करनी है। कभी हवा में टकराए हेलीकॉप्टर्स या प्लेन? अभी एक किस्सा आपने देखा है, फॉरेन लैंड पे हुआ था, जब एक एरोप्लेन लैंड करते वक्त एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया था। मेरे हिसाब से अमेरिका की घटना है। ये बड़ा पॉपुलर किस्सा हुआ था। इंडिया में तो ऐसा नहीं याद आता है मुझे कोई किस्सा पिछले 10, 15, 20 सालों में। अब एक बड़ा इनोवेटिव सा क्वेश्चन पूछते हैं। हेलीकॉप्टर में किसी को टॉयलेट आ जाए तो क्या करे? रोके। उसको रोकना पड़ेगा। उसको सिर्फ रोकना पड़ेगा। बट जेट में व्यवस्था होती है भाई। जेट में होता, हम हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं। नहीं, रोकना पड़ेगा। उसको रोकना ही, उसको करके बैठना चाहिए उसको। ये कई बार होता ना, रैली से निकले, सट से आके बैठ गए। हाँ, कभी हुआ है किसी नेता अभिनेता साथ हुआ है कि भैया बहुत तेल लगी, थोड़ा जल्दी उतार दो? बहुत लोगों के साथ होता है, एक्चुअल में हो जाता है। कई बार तो लोग क्या करके बैठते हैं, पानी पी के, पानी इतना पी लेते हैं क्योंकि रैली करके आए रहते हैं, वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता, उनका यूरिनरी ब्लैडर। पायलट से कह रहे, हे भैया थोड़ा जल्दी उतार दो यार, होता है, बहुत तेल लगी प्रभु। होता है, 100% होता है, और बहुत लोगों के साथ होता है। और उतरे पता लगा पहला काम खेत में करके आए। बहुत बड़े बड़े बाहुबली नेताओं के साथ भी ऐसा होता है कि उतरे खेत में कर दिए। अच्छा, उतरे, मान लो उतरे नहीं, जैसे हेलीपैड है तो वहाँ तो लैंड कर गया तो आसपास व्यवस्था होती है। अरे मान लो थोड़ा दूर हो भाई, बहुत तेल लगा, आधा घंटा रोके बैठे। लोगों ने किया है ह्यूमन सर्किल बना के उसके पीछे लोगों ने किया है। ये तो गूगल पे अवेलेबल है, आप गूगल करिए, आपको कई तस्वीरें ऐसी मिलेंगी। आय रे, हवा में हेलीकॉप्टर रुक सकता है? हाँ, ये हेलीकॉप्टर की स्टेबिलिटी होती है। इसीलिए आप देखिए ना, रेस्क्यू मिशंस जितने भी होते हैं, एक सर्टेन हाइट पे हेलीकॉप्टर को स्टेबल करके लोग नीचे उतर के लोगों को ऊपर लेके भी गए हैं। अक्षय कुमार की फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा। अक्षय बाबू तो कुछ कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग जब प्लेन में जाते हैं तो कहते हैं कि अपना फ़ोन जो है उसे फ्लाइट मोड पे लगा दीजिए। हाँ। अब फ्लाइट मोड पे लगाने से क्या होता है? और ना लगाएं तो क्या प्लेन गिर जाएगा? नहीं, प्लेन नहीं गिरेगा, लेकिन पायलट जिस सिस्टम से सुन रहा होता है, आप अब जैसे आप समझिए कि मान लीजिए एक जेट है या एक एयरबस है, एक कमर्शियल फ्लाइट है, उसमें 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों का फ़ोन ऑन है, तो वो फ्रीक्वेंसी को इंटरप्ट करता है, जिससे कूं का आपने सुना है ना, 2 फ़ोन एक साउंड सिस्टम को साथ में रखो तो जो फ्रीक्वेंसी वेव पैटर्न प्रोड्यूस होता है वो सेम होता है, और उसको सुनने में दिक्कत होती है, उसको एटीसी से बात करने में दिक्कत होती है, इसलिए फ़ोन को बंद कराया जाता है। और हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल हमें बंद करना चाहिए। एक बार तो एक मैडम ने मुझे झाड़ दिया सर। क्या है? मैं मुंबई से दिल्ली की फ़्लाइट में था, और वो मैं कोई बहुत ही ज़रूरी बात फ़ोन पे कर रहा था,
तो एक सीनियर सिटीजन रही होंगी 50-55 साल की, उन्होंने पलट कर सुनाई नहीं दे रहा, देयर इज एन अनाउंसमेंट, यू शुड क्लोज योर फोन। मैंने कहा जी मैडम। तो मेरे साथ भी वो है। कभी एयर हॉस्टेस आती है आपको? नहीं, एयर हॉस्टेस ने नहीं, वो तो दे आर वेरी पोलाइट। उस केस में भी मेरे को एयर हॉस्टेस ने बोला सॉरी सर, हमेशा ऐसा मुंबई दिल्ली की फ़्लाइट में होता है, लोग एरोगेंट ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा नहीं आई अंडरस्टैंड। पायलट लोग क्या बात करते हैं आपस में? क्या बात करेंगे, कल कहाँ पार्टी किया, आज यहाँ लैंड करके कहाँ पार्टी करनी। पायलट लोगों का काम होता है चलाने में, ऊपर उतारने और चढ़ाने के अलावा। जैसे आपने कहा ऑटो पायलट मोड आता है। हाँ, तो जो बड़े जैसे बोइंग है, एयरबस है, इसमें आजकल ऑटो पायलट जैसी सुविधाएं आ गई हैं और ऑटो पायलट बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो उसमें टेक ऑफ और लैंडिंग को, खाली टेक ऑफ तो ऑब्वियसली करना पड़ता है और लैंडिंग को गाइड करना पड़ता है। बाकी जनरली उनको सिर्फ पैरामीटर्स देखते रहने होते हैं कि कोई बस सडन चेंज ना आ जाए, कोई इमरजेंसीज ना प्रोड्यूस हो जाए, अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी स्टेबल। ओके, भारत में जो छोटे हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर हैं, वो कितने सेफ हैं? डिपेंड करता है कितने छोटे की बात कर रहे हैं आप। मैं रॉबिन्सन को तो कभी भी सपोर्ट नहीं करता। ब्रिजभूषण जी वाले को? नहीं, उसको तो मैं तो पहले भी बोला शुभंकर भाई आपको कि वो एक कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है जिससे मेरा एक हमेशा से डर रहता है। मतलब मैं पर्सनली रॉबिन्सन का फैन नहीं हूँ, न्यूट्रल भी नहीं हूँ उसको लेके। ब्रिजभूषण ये समझ जाओ भाई अब। नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा उनसे, उनके बेटे प्रतीक जी मेरे भाई सतीश के अच्छे दोस्त भी हैं, तो मैं तो मैसेज पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज आपने इतना सवाल पूछ लिया उन पे, तो मैं टोना टोटका अपनाते हैं पायलट लोग भी? हाँ, हम लोग भी अपनाते हैं भैया। मेरा एक सर्टेन जगह है, जब बहुत ही क्रूशियल फ्लाइट होती है तो मैं सिर्फ उसी जगह जाके बैठता हूँ। मेरी मम्मी को ये बात पता है। मैंने मेरे पिताजी के याद में मेरे गाँव में 1000 लोगों का भंडारा डेली रखा हुआ है। डेली प्रतापगढ़ में बेल्हा देवी धाम करके एक जगह है, वहाँ पे श्री अजय कुमार त्रिपाठी के नाम से 1000 आदमी का नित भंडारा चलता है, जो पिछले साल दिसंबर से चल रहा है। अब तो काफ़ी पॉपुलर हो गया है वो, फ़ोन ऑन आते हैं वहाँ से डीएम के, एसपी साहब के कि अच्छी गुणवत्ता का माल प्रयोग करिएगा। वो भी एक तरीके का मेरा ऐसा भाव है कि अगर आप एक भी ढंग के आदमी को, जिसको एक्चुअल में भूख थी, अगर उसके आप भूख मिटा पाते हो तो उसका गुड डीड्स आपको आएगा। और ये तो पवन देव की इंडस्ट्री है, यहाँ तो पवन पुत्र को खुश होना पड़ेगा आप पे। अगर आप एवरी डे टेक ऑफ लैंडिंग स्मूथली करना चाहते हैं तो है भैया, आप इसको टोना टोटका कह लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ता है? बहुत लोग पढ़ते हैं। क्या हनुमान चालीसा बैठ के पायलट साहब का हम पहले पढ़ ले फिर जाएंगे? बहुत लोग महामृत्युंजय मंत्र पढ़ लिए? बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है। इररिस्पेक्टिव वो कितना फ्लाई कर चुके हैं। हाँ, 10,000, 20,000, 15,000 घंटे, डजेंट मैटर। इनफैक्ट आप जितना ज़्यादा अपने फील्ड में मास्टरी करते जाते हैं, भगवान पे आपका भरोसा उतना बढ़ता जाता है। ब्यूटीफुल। स्टेक भी उतना बड़ा होता है ना, उतना ही ज़्यादा। मैं जब शादी ब्याह कराता था, ब्रोकरेज करता था, तो भरोसा थोड़ा कम था। फिर प्रेमानंद जी महाराज ने एक श्लोक दिया, मुझे नहीं दिया, टीवी पे दिया, मैंने वहीं से सुना। उसने मेरा जीवन परिवर्तित किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दिन में 2-2,500 बार कर देता हूँ मैं। क्या इसका अर्थ है? अर्थ तो मतलब प्रेमानंद जी महाराज से बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा, लेकिन मैं जितना समझता हूँ कि हे कृष्ण जी, हे वासुदेव, कलेश को हरो, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, तुम्हारे नाम की जय हो। तो मैं ये करता हूँ और मुझे इससे इनक्रेडिबल रिजल्ट्स मिले। जितने रिजल्ट्स बढ़े उतनी संख्या बढ़ती गई। पहले 108 बार करता था, फिर 216 हुए, फिर 324 हुए, फिर बढ़ते गए 1000 पहुँचने लगे। क्या श्लोक है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो जब आप अपनी इंडस्ट्री पे मास्टरी की तरफ बढ़ते हो, मास्टर तो कभी कोई नहीं बन पाता, लेकिन जब आपकी समझ बढ़ती है तो आपको समझ में आता है कोई और ही चला रहा है बॉस। ठीक बात। ओला उबर की तरह एयर टैक्सी बुलाने वाला हिंदुस्तान कितना दूर है अभी? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? सर अगेन भगवान श्री कृष्ण ने चाहा तो हम लोग अगले 6 महीने में बुला देंगे, जो हम लोग कर रहे हैं। जो मैंने वायु आपको बताया, दिल्ली से गुड़गांव, वो आपके फ़ोन ऐप पे होगा। आप अपनी सीट बुक करिए, बैठिए और जाइए। कमाल है यार। ये हम ट्राई कर रहे हैं, हम फेल भी हो सकते हैं। हमारे देश में क्या है भाई, मैं आपको बहुत दिल से कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टार्टअप जब फेल होता है
जैसे अभी हम जो कर रहे हैं वो रेगुलर धंधा है, ये फेल नहीं होगा अगर आपकी नीयत ख़राब नहीं है तो। लेकिन जब आप कुछ नया करने जाते हो और फेल होता है तो जनरली फाउंडर्स को और उनकी टीम को फ्रॉड का दर्जा दिया जाता है। मेरे 2-3 स्टार्टअप फेल हुए हैं, मुझे पता है। आप फेल होंगे, फ्रॉड है साला, बोलता था कर नहीं पाया। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं और आपके दूसरे वाले पे हम बैठेंगे, दूसरी यात्रा पे। हाँ पहली पे तो नहीं बैठेंगे। नहीं हम बहुत सेफ ऑपरेशन करते हैं। अभी तो डीजीसीए ने भी ठीक है, भरोसा अच्छी चीज़ है, लेकिन इसीलिए हम कहीं दूसरी यात्रा पे बैठेंगे। जी। अंबानी अडानी के प्राइवेट जेट और आपकी फ्लीट में कितना फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है साहब। उनका शायद एक प्राइवेट कैटेगरी का एक ही चार्टर हमारे सारे प्लेन्स के बराबर होगा। उनके वाले तो 100% सेफ होते होंगे। मैं फिर कहता हूँ MRO जितना अच्छा है उतना ही अच्छा आपका जहाज़ है और उतनी ही ज़्यादा आपकी सेफ्टी है। हमने आकाश अंबानी जी को दिल्ली से सालासर फ्लाई किया था हमारे VTJPM में, हमारे पास तस्वीर भी है, हम आपको शेयर करेंगे। तो इन रूट ही वॉज क्वाइट डाउटफुल, क्योंकि उनको बड़े जहाज़ में बैठने की आदत है, मेरे पायलट ने मुझे बोला, और उन्होंने कपल ऑफ टाइम्स ये पूछा कि ये पक्का ट्विन इंजन है ना। बट जब वो लौट के आए तो वो काफ़ी खुश थे। दिल्ली से सालासर बालाजी दर्शन करने गए थे वो। ओके, फ्लाइंग कार सच में आएंगी या सिर्फ वीडियो के लिए कंटेंट है ये? इस दुनिया में ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता? आपने आज से 20-25 साल पहले सोचा था कि आप वीडियो कॉल इतना आसानी से कर पाएंगे? नहीं। आपने क्या ये सोचा था कि गूगल से आप बात कर पाएंगे? अभी मैं कुछ दिनों पहले ChatGPT से बात कर रहा था, मुझे लिटरली लग रहा था उस पार कोई लड़की है जो मेरे से बात कर रही है। इनफैक्ट मैंने ये भी सोचा कि गाड़ी हाथ छोड़ देंगे चलती रहेगी। सर इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, करने वाले सब कर रहे हैं, और डाउटफुल लोग हर चीज़ पे डाउटफुल हैं। वो भगवान पे भी सवाल पूछ रहे हैं, हम पे, आप पे, हमारी आपकी एग्जिस्टेंस पे भी सवाल पूछ रहे हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है। मैं साइंस का, भगवान के साथ साथ साइंस का भी बिलीवर हूँ, और मुझे लगता है ये सब होगा। बॉलीवुड का हेलीकॉप्टर का सबसे वाहियात सीन कौन सा है? सच्ची बताऊं, बट मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अक्षय कुमार जी का। कौन सा वाला लगा? वो जो उल्टा लटक के आदमी को उठा लिया था। वो देखा है, वो किसी पिक्चर में वो भाग रहा होता है जेट स्की से, और भाई साहब उल्टा पकड़ के उसको कॉलर से उठा के ले आते हैं इससे पहले कि वो भाग जाए। तो वो मेरे को बड़ा, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। उल्टा लटकना वगैरह चलो पॉसिबल हो सकता है, बट ऐसे उठा लेना DGCA के नियमों के खिलाफ भी है वो। हेलीकॉप्टर टाइम भी हो जाएगा। बट एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, हम पूरे दुनिया में 3-4-5 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, जैसे FA जो अमेरिका की है, जैसे EASA यूरोपियन एसोसिएशन जो है, ऐसे भारत में DGCA डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। बहुत कम लोग इस चीज़ को क्रेडिट देते हैं। कोई भी घटना होती है DGCA, सरकार, ये वो। मैं, अगर मुझे रेट करना होगा तो मैं DGCA को EASA और FA की कैटेगरी में रेट करूँगा। जैसे ऑस्कर हमारे लोगों को नहीं मिलता तो क्या हम अच्छे कंटेंट नहीं बनाते? तो क्या ICAO हमें रेट नहीं करेगा तो हमारा DGCA अच्छा नहीं है? वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी आबादी में इतना ट्रैवल करवाना, और इतने कम घटनाओं के साथ। आइल ऑफ माइन करके एक जगह है, आयरलैंड के पास एक द्वीप है, उनका एविएशन जानते हो भैया कैसे चलता है? आप दुनिया में कहीं भी जहाज़ खरीदो, उनको मेल कर दो, वो अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर देंगे बगैर फिजिकल इंस्पेक्शन किए। हमारे यहाँ पे हम लोग डिसिप्लिन में कमी ढूंढने लग जाते हैं। अगर वो डिसिप्लिन ज़्यादा बनाएंगे तो हम बोलते हैं अरे ये देखो डिले हो रहा है, इसीलिए इस देश में कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। अरे भाई, सेफ्टी सिक्योरिटी के प्रोसीजर होते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आपने इतने सारे हादसे देखे होंगे, इतना प्रेशर झेला होगा, बड़े बड़े लोग को अपने हेलीकॉप्टर में उड़ाया, गालियाँ सुनी होंगी। एक एविएशन फाउंडर को किस चीज़ का डर लगता है? क्रैश का। ये आते हैं ख्याल रोज रात को सोने के पहले? हर दिन आते हैं, हर सेकंड आते हैं। और मैं आपको बोलूं, इससे ख़राब ख्याल कुछ नहीं हो सकता है। कि आपको अगर 2 मिनट भी आपको आपके रडार सिस्टम पे आपका जहाज़ नहीं दिख रहा है तो आपको ये लगता है कि पक्का कुछ हुआ ही होगा, क्योंकि आपको सालों साल की मेहनत लगती है एक ब्रांड को बनाने में, और एक जहाज़ गिरा और सवाल उठने लग जाते हैं आपकी आधी रेपुटेशन खत्म। 100% रेपुटेशन। ये जो भी महाराष्ट्र में केस हुआ था, अब देखिए ना, उनके 4 में से 2 जहाज आज भी ग्राउंडेड हैं, जबकि 22 जहाज को ऑपरेट करती है वो कंपनी।
तो मैं उनके शूज़ में कभी कभी जाके देखता हूँ तो मुझे लगता है यार इसमें भी क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, जैसे बैंकों में होता है। बैंक आपको फाइनेंस नहीं करती जनरली, यू कैन नॉट, 90% ऑफ द केसेस बैंक्स को ये लगता है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को ये लगता है कि ये जहाज़ खरीदेगा लेके भाग जाएगा, बट ऐसा नहीं होता मेरे बॉस। अगर आपका कंपनी का जहाज़ इंडिया में DGCA में VT रजिस्टर्ड है, आप देश से लेके नहीं भाग सकते हो, आपको एक सर्टेन टाइम के पास यहाँ के रिपोर्ट करना ही होगा। तो ये है, और ये डर बहुत ही, ये मुझे लगता है कि ये कभी नहीं जाएगा। एक आखिरी सवाल कि कहते हैं कि इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती, 2 गज ज़मीन चाहिए 2 गज कफन के बाद भी। क्या बात है। अभिनव की ख्वाहिशें क्या हैं? मैं सुई से लेके जहाज़ तक सब कुछ बेचना चाहता हूँ। हम लोगों ने एक ब्रांड चालू की है छोटा बाज़ार करके, अभी यूपी ईस्ट के अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, रायबरेली, बाराबंकी ऐसी जगहों पे चालू किया, और टारगेट है कि 200 शहरों में खोलेंगे। मैं यूरोप में था मेरी शादी के जस्ट बाद, तो मैं वहाँ एक डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसा, मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि यार ये करते हैं, एक ऐसा विंडो शॉपिंग, AC शॉपिंग माहौल बनाते हैं गांव में, जहाँ पे लोग आएँ और शॉप करें। तो आप सोचो कि एक तरफ मैं जहाज़ बेचता हूँ 2 लाख 3 लाख रुपए प्रति घंटा, और एक तरफ 10 रुपये का तेंजम बाम, 20 रुपये का कोलगेट 5 रुपये का टूथब्रश, छोटा बाज़ार। तो हमने वो बनाया। तो मेरी ख्वाहिश तो भैया यही है। और हमारे, अब आप देखो, इलॉन मस्क सिर्फ अमेरिका में था तभी इलॉन मस्क बन पाया। रायबरेली में पैदा हुआ होता ना सर, तो स्टील बेच रहा होता। मैं आपको लिखित देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ पे सरकार को ब्लेम कर देना या हर चीज़ पे सिस्टम को ब्लेम कर देना सही नहीं है। हमारे यहाँ कितना माहौल होता है, आपके घर से एक, हमारे देश में हर आदमी को भगत सिंह चाहिए, पर दूसरे के घरों में फाउंडर चाहिए, लड़का चाहिए जो जेफ बेजोस को टक्कर दे, मार्क जुकरबर्ग को टक्कर दे। लेकिन उन्होंने जो त्याग किए हैं, क्या वो हमारा बच्चा करेगा? तो हम कितने पेरेंट्स ऐसे सपोर्ट करेंगे? आप बताइए शुभंकर भाई। तो मैं एक ऐसा भारत का भविष्य देखता हूँ, सोचता हूँ, जिसमें मेरा भी रोल रहे और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोशन दे। आज आपके पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन है, या हम दोनों बात कर रहे हैं, कोई बच्चा किसी दूर गांव में अपने फ़ोन पे देख रहा होगा, किसने करके दिया? कई सारे एंटरप्रेन्योर्स का है। सही बात है। मुकेश अंबानी जी ने भी तो एक सपना देखा होगा ना, हर आदमी के हाथ में फ़ोन पहुंचाने का, जो जियो को फ्री किया। हम इजीली कमेंट कर देते हैं, लड़के की शादी में इतना पैसा खर्च किया। अरे भाई, उसने क्या किया देश के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर? देखो, वो जो फ़ोन आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं, वो भी तो किसी की परिकल्पना है। जिस प्लेटफॉर्म पे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो भी तो कितने एंटरप्रेन्योर का हार्डवर्क लगता है एक फ़ोन में, आप सोचो। तो मैं अपना भविष्य ऐसा ही देखता हूँ भाई। चलिए, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। आपका हेलीकॉप्टर उड़ता रहे, लोगों के सपने उड़े। जी। हवाई चप्पल वाले को भी आप दिल्ली से गुड़गांव पहुंचाएं 6 महीने में, और उम्मीद करते हैं कि जब आपकी हेलीकॉप्टर सर्विस, टैक्सी सर्विस शुरू होगी तो फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल हमारी कोशिश थी इंसान की क्यूरियोसिटी के जो सवाल होते हैं वो निकाले जाएं, और अब आई एम श्योर लोगों को समझ में आ होगा। नहीं, आपको बहुत बधाई शुभंकर भाई की। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, लेकिन जितने खोजी पत्रकार आप हैं, जितने आम जनता के सवाल आप लेकर आए, मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे सच में दिल से बहुत मज़ा आया, और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पे बना रहे। हम चाहते हैं आनंद दर्शकों को मिलता रहे, मज़ा बना रहना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार।